नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर के हाजिर हूँ जिसका नाम है तुझे कितना चाहें और हम। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की और भी कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। पुलिस चौकी पर मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल में बंद किया। इंस्पेक्टर किशन रस्तोगी ने कांस्टेबल नंदलाल से पूछा, क्या निकिता मैडम आ गई क्या? नंदलाल ने जवाब दिया, अभी तक नहीं आई सर, वो एक केस की जांच के सिलसिले में अस्पताल गई हैं, वहीं से होते हुए आएंगी। किशन ने बोला, अच्छा, हमें लगा शायद वो आज देर से आएंगी। तब नंदलाल हंसते हुए बोले, नहीं सर, अपने 28 साल के कैरियर में मैडम को कभी देर से आते नहीं देखा। समय की बहुत पाबंद हैं, अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती, अपने काम को बहुत महत्व देती हैं। तभी कदमों की आहट हुई। निकिता को देख करके वहां खड़े हवलदार सैल्यूट करके जय हिंद मैडम बोले। निकिता ने कड़क आवाज में बोला, आज के केस की सभी फाइल हमारे टेबल पर पहुंचा दो। इतना बोल वो अपने केबिन की तरफ चली गई। तभी उन्होंने देखा जेल में कम उम्र का एक लड़का बंद है। शक्ल से किसी अच्छे घर का लग रहा था। उसे देख निकिता मैडम ने पूछा, क्या हुआ, क्या किया है इसने? तब नंदलाल ने फाइल आगे बढ़ाते हुए बोला, मैडम, इसने अपने साथ पढ़ने वाले एक लड़के पर चाकू से जानलेवा हमला किया है। अभी तक उस लड़के को होश नहीं आया है, वो अस्पताल में है। निकिता मैडम उसकी फाइल पढ़ी, वो केवल 18 साल का है। उसका नाम राघव मिश्रा है। वो 12वीं में पढ़ता है। उसके घर में उसे 4 साल का छोटा भाई और माँ बाप हैं। निकिता ने कारण का कुछ पता चला? उसने ऐसा क्यों किया? निकिता ने दोबारा से नंदलाल से पूछा। वहां खड़ा इंस्पेक्टर किशन बोला, मैम, राघव अपने स्कूल का टॉपर है, पर वो इस समय कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बस यही बोलता है, मुझे कुछ भी सजा दे दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। निकिता ने बोला, ठीक है, मैं बात करती हूँ। एक शांत कमरे में पूछताछ के लिए राघव को रखा गया। निकिता ने राघव से पूछा, बताओ राघव, तुमने उस पर हमला क्यों किया? राघव बोला, आपको जो सजा देनी है दे दो। हाँ, मैंने ही मारा है उसे। इंस्पेक्टर किशन ने बोला, मैम, इसे तो मेरे हवाले कर दो। इसे जब मेरे हाथ की खुराक मिलेगी तो सारी वजह बताएगा। निकिता ने बोला, नहीं, रहने दो, अभी इसे जेल में ही रखो, कल तक देखते हैं उस लड़के राजन को होश आता है या नहीं। अगले दिन राजन को होश आ गया। राजन का स्टेटमेंट के दौरान से पता चला राघव और अपने साथ पढ़ने वाली लड़की सिया, जो कि बचपन की दोस्त भी थी, उसे प्यार करता था। जब उसे पता चला राजन और सिया आपस में प्यार करते हैं तो उसे लगा राजन उससे सिया को छीन रहा है। राजन की जन्मदिन की पार्टी में जब सिया और राजन को एक साथ गले लगा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और फल की टोकरी में रखा चाकू से उस पर हमला कर दिया। राजन के पिता वकील थे, अपने बेटे पर हमला करने वाले को वो आसानी से नहीं छोड़ने वाले थे। जब निकिता राघव के माँ और पिता से मिली तो उन्हें उन पर बहुत तरस आया। वो मध्यम वर्ग के बहुत ही सज्जन लोग थे। वह निकिता से अपने बेटे को बचाने के लिए बोल रहे थे। उन्होंने उन्हें बताया कि उनका बेटा ऐसा नहीं था, वह हमेशा अपने पढ़ाई पर ध्यान देता रहता था। कुछ दिनों से पता नहीं उसे क्या हो गया है। एक दिन उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। ये सब सुन करके निकिता ने एक बार राघव से बात करने की सोची। उसने राघव को बाल सुधार गृह भेजा और वहां उसे समझाने को सोचा। निकिता अक्सर अपने छुट्टी वाले दिनों में बाल सुधार गृह जाती थी। निकिता सभी बच्चों के साथ राघव से मिली। सभी बच्चों के साथ राघव बिल्कुल शांत बैठा था, किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। निकिता ने उसे अलग कमरे में बिठाया और बात करनी शुरू की। उन्होंने बोला, तुम सिया से कितना प्यार करते हो? सिया का नाम सुन करके राघव चौंक गया।
वह हैरानी से निकिता की तरफ देखने लगा। जिसे तुम प्यार करते हो उसके ही प्यार को उससे छीन रहे हो राघव, गुस्से में बोला सिया। सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और को नहीं होने दूंगा। निकिता मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे हिसाब से प्यार का मतलब अपने प्यार को हासिल करना है, चाहे वो तुम्हें चाहती हो या नहीं। पता है वो अब तुमसे कितनी नफरत करती है, क्योंकि उसे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम ऐसा भी करोगे। राघव के आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने उसे बचपन से चाहा है, हमेशा उसकी मदद की है, पर जब से कॉलेज आए हैं और वहाँ राजन मिला, उसे वो हीरो की तरह दिखने वाला राजन से प्यार है। वो हम दोनों के बीच में आया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज सिया राजन की वजह से मुझसे नफरत करने लगी है। निकिता ने परिवार वालों की तरफ से और कई तरीके से समझाया, पर सब विफल रहा। निकिता ने सिया से बात की और राघव को समझाने के लिए बोला। सिया राघव की बचपन की दोस्त थी और राघव को भी अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। सिया के घर वाले नहीं चाहते थे सिया राघव से मिले, पर सिया ने बोला, वो मेरा दोस्त है, अगर मेरे बात करने से उसकी सोच बदल जाएगी तो मैं जरूर बात करूंगी। निकिता के कहने से वो उनकी बात मान गई। अगले दिन सिया राघव से मिलने गई। राघव और कम उम्र के सभी कैदियों को एक अलग कमरे में पुलिस की निगरानी में रखा गया था। सिया को देख राघव चौंक, वो बड़बड़ाने लगा, सिया तुम आ गई, मुझे यकीन था तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, तुम जरूर आओगी। सिया के चेहरे पर उदासी थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी राघव को बताने की कि वो राजन से प्यार करती है, ना कि राघव से। सिया ने बोला, देखो राघव, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे, पर मैंने तुम्हें दोस्त के अतिरिक्त किसी और नज़र से कभी नहीं देखा। जो प्यार का एहसास मुझे राजन के साथ लगा वो तुम्हारे साथ कभी नहीं लगा। राजन और तुम दोनों ही मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। तुमने कभी भी मुझे अपना दोस्त माना है, कभी भी प्यार किया है तो राजन को मारने का ख्याल मन से निकाल दो। जो सच है उसे स्वीकार करो, अपनी जिद से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। राघव शांति से सिया की बात सुन रहा था, उसके आंखों से लगातार आंसुओं की धार बह रही थी। सिया वहां से ये सब बोल करके चली गई, पर राघव और शोक में डूब गया। वो बिल्कुल शांत हो गया। उस दिन किसी से कुछ नहीं बोला, बस निर्जीव की तरह बैठा रहा। रात में खाना भी नहीं खाया। उस रात जब करीब आधी रात बीत गई तो राघव शौचालय गया। वहां की कांच की खिड़की का थोड़ा सा हिस्सा टूटा हुआ था। राघव ने उससे कांच का एक टुकड़ा लिया और अपने कलाई की नस काट ली। जब दूसरा कैदी शौचालय गया और शौचालय को अंदर से बंद पाया, उसने आवाज लगाई, पर कोई उत्तर ना मिलने पर उसने हवलदार को खबर को सब ने मिल करके दरवाजा तोड़ा और राघव को बेहोश पड़े देख जल्दी से एम्बुलेंस बुला करके अस्पताल में भर्ती करके निकिता और राघव के घर वालों को खबर कर दी। सभी लोग अस्पताल पहुंचे। निकिता ने वहां के हवलदार को डांटते हुए बोला, तुम सब क्या सो गए थे जो ऐसी घटना हो गई। हवलदार ने माफी मांगते हुए सारी बात बताई। पूरी रात राघव को बचाने के लिए डॉक्टर लगे रहे। सिया को जब खबर मिली तो वो भी अस्पताल आ गई। सुबह डॉक्टर ने जब बताया राघव खतरे से बाहर है, तब सबको सुकून मिला। परिवार वालों और सिया के मिलने के बाद निकिता राघव से मिलने गई। राघव को देख करके बोली, राघव को देख करके तुम इतने छोटे बच्चे के सर पर प्यार का भूत सवार करके कुछ भी कर देते हो और अपने आप को आशिक बनते हो। राघव बोला, आप नहीं समझोगे प्यार को, आपने तो शायद कभी प्यार किया भी नहीं होगा। राघव की बात पर निकिता मुस्कुराई और बोली, आपको यहाँ एक हफ्ते रुकना है और आज रविवार है, हमारी छुट्टी का दिन होगा तो हम आपको एक कहानी सुनाते। राघव का मन तो नहीं था कुछ भी सुनने का, पर इतनी सख्त इंस्पेक्टर कोई कहानी सुनाए तो दिलचस्पी आ ही जाती है। पिता ने एक गहरी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। दो दोस्त थे, लड़की का नाम निक्की था। वो हमेशा से एक इंजीनियर बनना चाहती थी, पर उसका दोस्त आयुष जो उसके साथ पढ़ता था वो हमेशा पुलिस में जाना चाहता था। निक्की अपने दोस्त आयुष को इतना चाहती थी कि उसके साथ पढ़ने और रहने के लिए उसने वही विषय लिया जो आयुष लेता।
वो कोई भी ऐसा मौका जिससे वो ज्यादा से आयुष के पास रह सके जाने नहीं देती। ज्यादातर समय दोनों साथ ही रहते। आयुष के लिए भी बहुत खास दोस्त थी निक्की। उन दोनों की अपनी अलग दुनिया थी, उन्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती थी। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ, दोनों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया। दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था, पर आयुष थोड़ा बदल गया था। आयुष के पीछे बहुत सी लड़कियां पड़ी रहती थी। आयुष को भी ये अच्छा लगता, पर निक्की को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बहुत गुस्सा हुआ करती आयुष के बदलते स्वभाव से। निक्की और आयुष के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी, पर प्यार था या नहीं ये उस समय दोनों को नहीं पता था। दोनों में प्यार भरी बातें तो नहीं, पर प्यारी सी शरारतें होती रहती थी। आयुष को निक्की को परेशान करने में बहुत मजा आता था। निक्की आयुष के अलावा किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती थी। आयुष कॉलेज में अक्सर लड़कियों के साथ बातें करता, उनकी तारीफ करता, उन्हें अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करता रहता। वो निक्की से लड़कियों के मोबाइल नंबर लाने को बोलता था। निक्की को ये सब देख करके बहुत जलन होती थी। जब तक निक्की आयुष के साथ रहती, वो उसे किसी और लड़की से बात भी नहीं करने देती। और जिस दिन आयुष कॉलेज नहीं जाता था, निक्की भी नहीं जाती थी। निक्की से दोस्ती करने के लिए कई लड़कों ने हाथ बढ़ाया, पर निक्की को आयुष के अलावा ना तो किसी लड़की से दोस्ती रखनी थी, ना ही लड़के से। अगर आयुष की तबीयत थोड़ी भी खराब हो जाती तो निक्की बिल्कुल बेचैन हो जाती। वो आयुष के घर उसे मिलने जाती थी। कॉलेज में एक बार निक्की, आयुष और कुछ दोस्त कैंटीन में बैठे हुए थे। पास की टेबल पर एक लड़की बैठी थी। सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में कॉलेज के कुछ आवारा लड़के वहां आए और उस लड़की को घूरते हुए उनमें उन लड़कों का लीडर बंटी अप्रत्यक्ष रूप से उसे कमेंट करने लगा। जो लड़की अपनी किताब में नजर गड़ाए उन सब की बातों को अनदेखा कर रही थी। आयुष उन्हें डांटने के लिए उठा। निक्की ने हाथ पकड़ करके रोकते हुए बोला, वो सीनियर है और बहुत बुरे भी, उनसे मत उलझो। तभी वो लड़की वहां से जाने लगी। वो लड़के का रास्ता रोक के खड़े हो गए। बंटी ने उस लड़की से कहा, हम सीनियर हैं तुम्हारे, जब तक हम ना जाने को बोलो यहीं खड़ी रहो। बंटी ने उस लड़की के हाथ से किताब लेके देखते हुए बोले, ओह, तो तुम वकालत पढ़ रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? जानवी, उस लड़की ने दबी आवाज में बोला। बंटी ने कहा, चलो तो एक गेम खेलते हैं। हम तुम्हारा दुपट्टा एक लड़के को देंगे, तुम्हें उसे बिना बोले अपना दुपट्टा मांगना है। ये सुन करके जानवी चौंक गई। उसने अपना दुपट्टा कस करके पकड़ लिया। बंटी ने जैसे ही उसका दुपट्टा छुआ, जानवी ने जोर का थप्पड़ बंटी के मुंह पर जड़ दिया। ये देख करके वहां पर उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। बंटी तिलमिला उठा। उसने जोर से चिल्लाते हुए जानवी को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी आयुष ने उसका हाथ रोकते हुए उसे पीछे धक्का दिया। बंटी बोला, जानता नहीं तू मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ। तब जानवी चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं। यूजीसी पिछले साल ही स्पष्ट कह चुका है कि अगर कॉलेज रैंकिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की मदद नहीं करेगा तो पीड़ित निसंकोच यूजीसी के पास जाएं और वहां से मदद मिलेगी। दोषियों पर रैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। छात्राएं, खास करके नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियमों के तहत परेशान करना या अपमानजनक टास्क देना भी रैंकिंग माना जाएगा। थोड़ी ही देर में जानवी ने कई धारा बता दी जिसके तहत वो बंटी पर केस कर सकती है। बंटी ने कुछ नहीं बोला और गाल मलते हुए वहां से चला गया। आयुष जानवी से बात करना चाहता था, पर वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। निक्की ने बोला, क्या हुआ? पहली बार लड़की ने भाव नहीं दिया तो बुरा लग रहा है? आयुष मुंह बनाते हुए बोला, ओ हेलो, मेरे टाइप की नहीं है वो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं उसमें बात करने में भी। अगले दिन कॉलेज में आयुष और निक्की पहुंचे तो आयुष ने क्लास में जाने से मना करते हुए निक्की से बोला, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। निक्की क्लास में चली गई। आयुष
एलएलबी विभाग में जा करके सभी क्लास में झांक झांक करके जानवी को खोज रहा था। तभी एक क्लास के तीसरी लाइन में आयुष की नज़र ठहर गई। वहां जानवी बैठी थी क्लास में। तब तक प्रोफेसर नहीं आए थे। आयुष जहां से जानवी दिख सके ऐसी जगह क्लास में जा करके बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद प्रोफेसर आए और लेक्चर शुरू हो गया। आयुष जानवी को ही देख रहा था। प्रोफेसर ने आयुष को खड़े होने को बोला। आयुष ने कुछ सुना ही नहीं तो वो जानवी के ख्यालों में खोया था। क्लास के सभी विद्यार्थी आयुष को देखने लगे। जानवी देखते ही पहचान गई। आयुष के पास बैठे एक लड़के ने आयुष को जोर से हिलाया। आयुष हड़बड़ा गया। प्रोफेसर ने आयुष से कुछ प्रश्न पूछे। मुंह नीचे करके खड़ा हो गया आयुष। पीछे बैठे एक लड़के ने बोल दिया, सर ये बीएससी विभाग का है। प्रोफेसर ने दोबारा पूछा, तुम इस क्लास में क्यों आए हो? आयुष कुछ नहीं बोला। प्रोफेसर ने चेतावनी दे करके क्लास से बाहर निकाल दिया। आयुष मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। जब वो अपनी क्लास के पास पहुंचा तो निक्की क्लास के बाहर ही खड़ी थी। आयुष समझ गया निक्की उसकी वजह से क्लास में नहीं गई। दोनों साथ में क्लास में गए, जहां दोनों को देर से आने के कारण प्रोफेसर से डांट पड़ी। निक्की आयुष को घूर करके देख रही थी। आयुष अक्सर जानवी को देखने के लिए उन जगह पर जाता जहां वो होती, उस बस में जाता जिस बस में वो जाती। जानवी को ये सब देख करके आभास हो गया था कि आयुष उसका पीछा कर रहा है, और निक्कू को भी पता था कि पर लड़कियों से दोस्ती आयुष के लिए सामान्य था, इसलिए निक्की ने कुछ नहीं कहा। जानवी अपने चाचा चाची और उनकी बेटी माधुरी के साथ रहती थी। उसके माता पिता जब वो 16 साल की थी तब दुर्घटना में चले गए थे। आयुष ने मौका देख करके एक दिन जानवी से बात करनी चाहिए। आयुष ने जानवी से काफी पीने का आग्रह किया। जानवी ने मना कर दिया। जानवी ने कई बार आयुष को अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते बातें करते देखा था। जानवी के नज़रों में आयुष की कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं थी। निक्की और आयुष के दोस्त दूर से ही दोनों की बातचीत को देख रहे थे। जब जानवी वहां से चली गई तो उन्होंने आयुष का मजाक बनाते हुए बोला, आयुष हर लड़की एक जैसी नहीं होती। आयुष बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उसे पूछ रहा था। बंटी ने दोबारा तो परेशान नहीं किया। निक्की बोली, तो मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, मुझे सब पता है। आयुष जानवी को पसंद करने लगा था। बंटी अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए कई चालें चल सकता था, पर आयुष उसकी हर चाल को नाकामयाब कर देता। जानवी की कई बार आयुष मदद करता, पर जानवी धन्यवाद भी नहीं करती। आयुष के बार बार मदद करने से जानवी के मन में आयुष के प्रति सम्मान पैदा हो रहा था। कॉलेज के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान रोमियो जूलियट का नाटक में आयुष रोमियो बना और उसने सर से बोल करके जानवी को जूलियट के लिए सहमत कर लिया। जानवी बहुत मुश्किल से सर के कहने से सहमत हुई थी। अभ्यास के दौरान दोनों की बढ़ती नजदीकियां देख करके निक्की अंदर ही अंदर टूट रही थी। चूंकि उसे एहसास होना शुरू हो गया था वो आयुष से प्यार करती है, इसलिए उसे किसी और को होते देख निक्की को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कॉलेज के लॉन में आयुष और निक्की साथ बैठे किताबें लिए किसी विषय पर बहस कर रहे थे। तभी जानवी वहां आ गई। आयुष जानवी को देख करके अपने बाल ठीक करने लगा। आयुष के मुंह से आवाज निकलती, तुम यहाँ? जानवी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, आपने जो भी हमारी मदद उसके लिए दिल से धन्यवाद। निक्की बिना कुछ बोले एक बार जानवी को और एक बार आयुष को देख रही थी। आयुष जानवी की बातों का जवाब देते हुए बोली, नहीं, इसमें धन्यवाद देने जैसी कोई बात नहीं थी। हाँ, अगर साथ एक एक काफी हो जाए तो। आयुष अपनी कही हुई लाइन अधूरा छोड़ते हुए उम्मीद से जानवी की तरफ देखने लगा। जानवी थोड़ा सोच के बोली, हमारा लेक्चर अभी फ्री है, आपको भी यहाँ देख लग रहा है क्लास नहीं है तो कैंटीन चले कॉफी पीने। ये सुन करके आयुष के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोला, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, चलो चलते हैं। निक्की बोली, हाँ हाँ चलते हैं, चलो। तभी आयुष जानवी के पीछे से इशारे में साथ चलने को मना करते हुए बोला, नहीं, निक्की को तो नोट्स बनाने हैं, वो हमारे साथ कैसे जा सकती है, उसे बहुत काम है। निक्की आयुष के व्यवहार से आश्चर्य से बोली, पर नोट्स तो। आयुष निक्की के पास गया, हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तुम्हारे नोट्स नहीं हैं।
उसने इशारे से निक्की को साथ जाने को मना करने को बोला। निक्की समझ गई और बोली, हाँ ठीक है, आप लोग जाएं। आयुष और जानवी जब वहां से चले गए तो निक्की को पहली बार बहुत दुख हुआ। आयुष उसका दोस्त था, इतने बेरुखी कि उसे उम्मीद नहीं थे। निक्की की आंखों से आयुष के लिए प्यार मोती बन के झलक रहे थे, पर इस बात का आयुष को जरा भी एहसास नहीं था कि वो अनजाने में निक्की का दिल दुखा रहा है। जानवी से जितनी नजदीकियां आयुष के बढ़ रही थी, निक्की से वो उतना दूर भी होता जा रहा था। अब वो निक्की के साथ कम समय बिताता था। अगर वो निक्की के साथ हो तो जानवी भी साथ होती थी। निक्की को लगता था आयुष उसके साथ हो करके भी साथ नहीं है। निक्की समझ गई थी आयुष को अपना प्यार मिल गया है, अब वो जानवी के साथ खुश है। निक्की अब खुद को आयुष से दूर करने लगी थी। हमेशा शरारत करने वाला निक्की शांत हो गई थी। अगले दिन निक्की का जन्मदिन था। निक्की उस दिन थोड़ा उदास थी, इसलिए वह कॉलेज नहीं आई। आयुष का फोन आया तो आयुष ने कॉलेज ना आने का कारण पूछा। निक्की ने बोला तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आयुष उसे डांटते हुए बोला, तुमने मुझे बताया नहीं। निक्की बोला, तुम्हारे पास समय ही कहाँ था मेरी बात सुनने के लिए, फिर मैं तुम्हें परेशान करना क्यों चाहूँ। आयुष ने बोला, ठीक है, चलो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आता हूँ। आयुष का इस तरीके से निक्की का जन्मदिन भूलना निक्की को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ था जब आयुष निक्की का जन्मदिन भूला हो, पर हमेशा निक्की को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई देता था। कॉलेज के बाद आयुष निक्की के घर गया और उससे बहुत खूबसूरत सी अंगूठी दिखाई। यह देख करके निक्की के चेहरे पर चमक आ गई। उसे लगा शायद आयुष का उसका जन्मदिन याद है। आयुष तो अंगूठी को दिखाते हुए पूछा, कैसी है। निक्की खुश होकर के बोली, बहुत खूबसूरत है। आयुष निक्की को गले लगा करके बोले, मुझे पता था तुम्हें मेरी पसंद जरूर पसंद आएगी, बस जानवी को भी पसंद आ जाए। जानवी का नाम सुन करके निक्की चौंक गई और आश्चर्य और प्रश्न भरी निगाहों से आयुष की तरफ देखने लगी। आयुष ने बोला, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि पता ही नहीं चला। जानवी मेरा प्यार, जिसे मैं चाहा था, जो मुझे लगा था मेरे लिए बनी है, वही है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए आयुष बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें। तुम बताओ ना निक्की, क्या वो मेरा प्रस्ताव को अपनाएगी। कल मैं जानवी को अपने दिल की बात बताने जा रहा हूँ। यह सुन करके निक्की बहुत ज्यादा दुखी थी, पर आयुष के चेहरे की खुशी देख करके उसने अपना दुख जाहिर नहीं किया। दिल टूटने से जो उसके अंदर एक दुख का सैलाब पलकों के बांध से रुका हुआ था, वह निकलने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन निक्की ने उसे नियंत्रित कर रखा था और आयुष की हंसते चेहरे को देख करके मुस्कुरा रही थी। तभी निक्की की माँ अपने हाथ में जूस ले करके कमरे में आई। उन्होंने आयुष से बोला, अरे बेटा, काफी दिनों बाद आए हो। मुझे तो लगा कि तुम निक्की का जन्मदिन की बधाई देना भूल गए हो, क्योंकि तुम हर साल निक्की के जन्मदिन पर सुबह ही केक ले करके आ जाते थे। आयुष यह सुन करके आश्चर्य में पड़ गया और निक्की की तरफ देखने लगा। निक्की अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला, अरे इतना महत्वपूर्ण दिन मैं कैसे भूल गया। आयुष ने निक्की को गले लगा करके बोला, हैप्पी बर्थडे माई डियर, आई एम सॉरी, मैं अभी केक ले करके आता हूँ। निक्की ने हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। आयुष बोला, क्या हुआ निक्की, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। मुझे तो लगा मेरी इस गलती पर तुम मेरे सर के बाल नोच डालोगी, पर तुम तो शांत हो, इतनी बदल कैसे गई। निक्की मुस्कुराते हुए बोली, बदल तो तुम गए हो ना आयुष। जरूरी तो नहीं होता ना हमेशा एक जैसा दिन ही हो। जरूरी नहीं होता जो हमारे लिए खास हो हम भी उसके लिए खास ही हो। समय के साथ सब बदलता रहता है, बस परेशानी और दुख उन्हें होता है जो बदल नहीं पाते हैं दुख को। समय के साथ लोगों के लिए हमारी अहमियत भी बदल जाती है। आयुष निक्की के माथे पर अपना हाथ रख करके बोला, निक्की तुम्हारी तो सच में तबीयत ठीक नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगी हो। निक्की बोली, छोड़ो ये सब, ये बताओ कब जानवी को अपने दिल की बात बता रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। आयुष निक्की को जन्मदिन भूलने पर शर्मिंदा था। वो बोला, चलो हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। निक्की ने मना करके
निक्की की माँ भी निक्की के उदास होने से परेशान थे। इसलिए जब आयुष ने निक्की की माँ से बोला कि निक्की उसके साथ नहीं जा रही है, तो उन्होंने आयुष की बात मानने की सलाह दी। ना चाहते हुए भी निक्की तैयार हो करके आयुष के साथ घूमने चली गई। निक्की और आयुष दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। आयुष ने निक्की के लिए केक मंगवाया। केक काटते हुए आयुष अपने फोन में निक्की के साथ फोटो ले रहा था। तभी जानवी का फोन आ गया और आयुष बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। निक्की फिर उदास हो गई। आयुष के वापस आने पर निक्की ने घर जाने के लिए बोला। जल्दी ही दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। निक्की घर पहुंच करके बहुत रोई, उसका दिल टूट गया था। आयुष ने जानवी के अपने दिल की बात बताई भी। जानवी भी आयुष को चाहती थी, तो खुशी से आयुष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ग्रेजुएशन के आखिरी साल की परीक्षा का भी समाप्त हो गई। निक्की के नंबर आयुष से बहुत अच्छे आए। आयुष के माता पिता की शादी की सालगिरह में निक्की और उनके माता पिता सब लोग एक साथ बैठे थे। आयुष के पिता ने निक्की और आयुष से पूछते हुए बोले, आगे क्या करना है भविष्य में। उन्होंने आयुष को दिल्ली पुलिस के लिए निकले फॉर्म के बारे में बताया और निक्की से भी फॉर्म भरने को कहा। आयुष और निक्की ने दोनों ने फॉर्म भरने और तैयारी करने को कहा। आयुष जानवी से भी मिलता रहता था। आयुष ने जानवी से कहा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के बाद अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करूंगा। जानवी भी आयुष के फैसले से खुश थी। दोनों ने अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगे। आयुष अपना ज्यादा से ज्यादा समय जानवी के साथ बिताता था। निक्की को अब इन सब की आदत हो गई थी। उसने अपने मन को समझा लिया था। आयुष और जानवी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। निक्की दिल्ली पुलिस फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तैयारी करने में लग गई थी। जानवी और आयुष अपना सपना सच करना चाहते थे, इसलिए जानवी ने आयुष को परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देने की सलाह दी और मिलना भी कम कर दिया। ये सब आसान नहीं था, पर आयुष और जानवी के अच्छे भविष्य के लिए ये बहुत जरूरी था। आयुष को अपना सपना पूरा करने का इसे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आयुष ने इस मौके को गंभीरता से लिया और मन लगा करके परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा का दिन भी आ गया। आयुष और निक्की दोनों अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि दोनों को परीक्षा संस्था एक ही थे। वह दोनों एक साथ ही गए, पर सफर निक्की को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जानवी का आयुष के जीवन में आने के बाद आयुष बहुत समय बाद निक्की के साथ इतना समय बिता रहे थे। परीक्षा के बाद दोनों ने साथ में कॉफी पी और घर के लिए चल दिए। रास्ते में आयुष बोल रहा था, बस जल्दी से मेरी नौकरी लग जाए, फिर जानवी से शादी करके उसे जल्दी से अपना बना लूंगा और उसे जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। निक्की को आयुष की आंखों में जानवी के लिए बहुत सारा प्यार साफ दिखाई देता था। वो उदास तो थी, पर आयुष की खुशी देख करके खुश हो जाती। परीक्षा के परिणाम के दिन संयोगवश निक्की और आयुष दोनों ने अपनी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब उनको रेस, मेडिकल, मेरिट लिस्ट इत्यादि ये सारी चीजें रह गई थी। समय बीतने के साथ रेस, मेडिकल के बाद मेरिट लिस्ट में आयुष और निक्की दोनों का नाम आ गया। सब लोग बहुत खुश थे। कुछ समय बाद आयुष और निक्की के ट्रेनिंग पर जाने का भी समय पता चल गया। उन्हें 15 दिन के बाद ट्रेनिंग पर जाना था। आयुष ने सबसे पहले यह बात जानवी को बताई। जानवी भी बहुत खुश थी, साथ ही आयुष के दूर जाने से उदास भी। आयुष के घर और निक्की के घर में सभी लोग बहुत प्रसन्न और गर्व महसूस कर रहे थे। दोनों के सफल भविष्य की शुरुआत हो रही थी। आयुष, निक्की दोनों ने इसके लिए बहुत परिश्रम किया था। आयुष अक्सर जानवी से मिलने जाता था। अब केवल 2 दिन शेष रह गए थे ट्रेनिंग पर जाने से। आयुष बहुत खूबसूरत तोहफे के साथ जानवी से मिलने गया। जानवी ने रेस्टोरेंट के कांच के बड़े से दरवाजे के पास बैठी थी। उसने वहीं से आयुष को आते देखा। आयुष के सामने एक लड़की आयुष से टकरा गई। आयुष ने उसे संभालने के लिए बाहों में पकड़ा। जानवी को यह देख करके कुछ अजीब लगा था। वह लड़की आयुष से कुछ बात कर रही थी, जैसे दोनों में जान पहचान हो। उसके बाद आयुष रेस्टोरेंट में अंदर आया और वो लड़की भी वहां से चली गई और जानवी और आयुष एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे। आयुष ने जानवी को गले लगाया और दोनों एक दूसरे
के हाथ पकड़ करके बैठ गए। जानवी ने आयुष से पूछा, वो बाहर लो लड़की कौन थे? आयुष ने पूछा, कौन सी लड़की? जानवी ने अपनी बात दोबारा दोहराई, अभी बाहर जो तुमसे मिली थी। आयुष ने थोड़ा सोचते हुए बोला, अरे ओ, पता नहीं कौन थी, मुझसे टकरा गई थी तो बस मैं उसे सहारा दे करके गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा था। जानवी ने बोला, ओह, मुझे ऐसा लगा जैसे वो तुम्हें जानती है। आयुष अपना कालर ऊपर करके अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला, हैंडसम लोगों को कौन नहीं जानता होगा। शायद वो मुझे जानती हो, पर मुझे ध्यान नहीं, मैं उससे पहले नहीं मिला। जानवी ने मुस्कुरा करके बोला, अच्छा, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। आयुष हंसने लगा, बोला, छोड़ो इन सब बातों को, अब मैं ट्रेनिंग के लिए जाने वाला हूँ। आयुष अपने आगे की तैयारियों के बारे में बताने लगा, पर जानवी के मन में वह अजनबी लड़की को लेकर के उलझन थी। उसने उसे आयुष के सामने जाहिर नहीं होने दिया कि करीब 1 घंटे तक दोनों ने बहुत सारी बातें की। आयुष ने बताया कि वो ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जब जाएगा तो सब लोग एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे। अगर तुम भी आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अब ज्यादा समय भी नहीं है, निक्की भी साथ ही जाएगी और वहां से निक्की और मैं अपने अपने सेंटर चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद जानवी का फोन बजा। जानवी ने फोन पर बात करने के बाद बताया, चाची जी का फोन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है, मैं चलती हूँ। आयुष ने छोड़ने को बोला तो जानवी ने मना करते हुए बोला, नहीं चाची जी मुझे रास्ते में ही मिल जाएंगे, तुम रहने दो। आयुष भी फिर अपने कार से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में अचानक एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दी। वो बहुत परेशानी से दिखाई दे रही थी। आयुष ने उस लड़की के पास कार रोकी। आयुष ने जैसे ही उस लड़की के चेहरे को देखा, वो पहचान गया, वो वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। आयुष ने बोला, अरे आप यहाँ कैसे? उस लड़की ने बोला, आप हमारी मदद कीजिए, हम इस शहर में नए हैं, कुछ अजीब से लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, हमें कोई ऑटो भी नहीं मिला। आयुष ने उन्हें कार में बैठने को बोला और पानी की बोतल देते हुए पूछा, आप कौन हैं, आपको कहाँ जाना है? उस लड़की ने बताया, मेरा नाम सनाया है, मैं झांसी से आई हूँ। झांसी से यहाँ देहरादून कैसे आना हुआ? उसने बताया, यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, जॉब के लिए अप्लाई किया था। दोनों में इसी तरह की औपचारिक बातें हो रही थी। सनाया ने एक हॉस्पिटल का नाम बताते हुए बोला, वहाँ उनके दोस्त के जानकार के डॉक्टर हैं, उनसे मिलने जाना है, वो हमारे रहने के लिए इंतजाम कर देंगे। आयुष ने सनाया के बताए हुए हॉस्पिटल पर सनाया को छोड़ दिया। कार से उतरने के बाद सनाया आयुष को थैंक यू बोलते हुए कहा, आपने बहुत मदद की है हमारी, हमारी जॉब लगते ही आपको हमारी तरफ से कॉफी। आयुष ने मुस्कुराते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सनाया ने कहा, इसे हमारा थैंक्स समझ लीजिए। आयुष बोला, वो तो ठीक है, समय मिला तो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मदद करना तो फर्ज होता है। तभी जानवी जो अपनी चाची जी के साथ उस हॉस्पिटल में आई हुई थी, वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो आयुष और उस लड़की को देख करके चौंक गया। ये वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी। जानवी के मन में बहुत से सवाल चल रहे थे, पर चाची जी के साथ में होने के कारण वो कुछ नहीं पूछ सकी। आयुष का ध्यान जानवी पर नहीं गया, उसे पता ही नहीं चला वहाँ जानवी भी है। जानवी बिना कुछ बोले अपनी चाची जी के साथ घर आ गई। जानवी ने घर आते ही आयुष को फोन किया, किसी कारणवश आयुष फोन ना उठा सका। जानवी लगातार फोन पर फोन करती रही। जब आयुष ने इतने सारे मिस्ड कॉल देखे, आश्चर्य में पड़ गया। आयुष ने जानवी को फोन किया तो जानवी ने अगले दिन मिलने को बुलाया। आयुष ने बताया, उसे परसों ट्रेनिंग के लिए जाना है, कल उसे कुछ जरूरी सामान लेने जाना है। आयुष ने बोला, समय और मौका मिला तो जरूर मिलने आ जाऊंगा। अगले दिन आयुष और निक्की कुछ सामान लेने के लिए मॉल में घूम रहे थे, तभी वहां सनाया दिख गई। सनाया ने आयुष और निक्की से मिल बात करते हुए अपने जॉब के बारे में बताया और एक कॉफी साथ में पीने को कहा। आयुष ने मना करते हुए बोला, समय नहीं है, जल्दी में हूं। पर सनाया के बार बार कहने पर निक्की ने आयुष से सनाया की बात मानने को कहा। तीनों लोग कॉफी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। आयुष ने काफी पीते हुए निक्की को सनाया के बारे में बताया। तभी अचानक ना जाने कैसे जानवी आ गई। निक्की ने जानवी को देख करके खुश होते हुए बोला, आओ जानवी बैठो, अच्छा हुआ तुम भी मिल गई।
मैं एक और कॉफी ऑर्डर करती हूँ। जानवी गुस्से में थी। जानवी ने बोला, नहीं, रहने दो, आयुष को समय नहीं हमारे साथ बैठने को, बात करने का। निक्की समझ गई थी दोनों में जरूर कुछ कहा सुनी हुई है। सनाया से निक्की ने कहा, सनाया, यहाँ बहुत अच्छे परफ्यूम शॉप है, चलो हम देखते हैं। निक्की ने आयुष से इशारे में जानवी से बात करने को कहा। निक्की सनाया के जाने के बाद जानवी ने सारा गुस्सा एक ही बार में आयुष पर बरसा दिया। जानवी ने बोला, मुझसे बोला था तुमने, तुम नहीं जानते वो लड़की कौन है, अब नाम भी पता है, दोस्ती भी इतनी कि साथ में काफी, हमसे मिलने का समय नहीं है। आयुष ने जानवी को समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, पर जानवी गुस्से में कुछ नहीं दिख रहा था उसे। वो बोले जा रही थी, अगर कुछ नहीं तो हमसे क्यों बोला, तुम नहीं जानते उस लड़की को, कॉलेज में तुम्हारी कितनी सारी दोस्त थी, मुझे लगा मुझसे मिलने के बाद तुम बदल गए हो। इन सब में निक्की भी तुम्हारा साथ दे रही है। आयुष ने बोला, मैंने बस तुमसे प्यार किया, इसमें निक्की को कुछ मत कहो, जो कहना है मुझे कहो। बात इतनी बड़ी नहीं थी, पर दोनों की बाहस ने बात को बहुत बड़ा बना दिया। जानवी वहां से गुस्से से चली गई। आयुष के रोकने पर भी नहीं रुकी। आयुष परेशान हो गया। उसने जानवी को बहुत बार फोन किया, पर जानवी ने मोबाइल बंद कर दिया। आयुष निक्की के पास गया। निक्की सनाया आपस में सामान के बारे में बात कर रही थी। आयुष ने निक्की से घर चलने को कहा। निक्की ने पूछा भी कि क्या हुआ, जानवी कहाँ है। आयुष ने कहा, चलो सब रास्ते में बता दूंगा। दोनों ने सनाया से अलविदा कह करके घर के लिए निकल गए। आयुष ने रास्ते में सारी बात बताई। निक्की ने बोला, कल सुबह तो हमें दिल्ली के लिए जाना है, आज बात नहीं हुई तो फिर ना जाने कब मौका मिलेगा। ट्रेनिंग में घर वालों से ही बहुत कम बात करने को मिलता है। आयुष और निक्की दोनों जानवी को बारी बारी फोन मिलाते रहे, पर स्विच ऑफ ही आ रहा था। अगले दिन सुबह निक्की और जानवी के घर वाले दोनों को एयरपोर्ट छोड़ने गए। आयुष अभी भी जानवी को फोन लगा रहा था। उसे उम्मीद थी जानवी जरूर आएगी। निक्की अपने परिवार से गले लग करके उनके आशीर्वाद ले रही थी। आयुष बस मेन गेट पर नजर डाले जानवी की राह देख रहा था। फ्लाइट का समय होने पर निक्की ने आयुष से कहा, चलो समय हो गया है। आयुष बोल रहा था वो आएगी। उस दिन आयुष की उम्मीद और दिल दोनों टूट गया। जानवी नहीं आई थी। निक्की और आयुष दोनों प्लेन से दिल्ली अपनी ट्रेनिंग के लिए चल दिए थे। आयुष को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसे जानवी पर बहुत भरोसा था, वो कितने भी गुस्से में हो पर वो मिलने जरूर आएगी। निक्की हर तरह से आयुष की उदासी और चिंता दूर करने का प्रयास कर रही थी, पर आयुष का कहीं मन नहीं लग रहा था। दिल्ली पहुंचने के बाद निक्की ने आयुष से बोला, आयुष, जानवी से जैसे हो फोन लग जाएगा, हम बात कर लेंगे, तुम ऐसे परेशान मत हो। आयुष ने बोला, हमारा दिल मानने को तैयार ही नहीं है, जानवी हमसे इतना नाराज हो सकती है, जरूर कोई और बात हो गई है जो वो एयरपोर्ट नहीं आ सकी। निक्की ने बोला, मैंने बोला ना, सब ठीक हो जाएगा, चलो ट्रेनिंग संस्था चलना है, अपना ध्यान रखना। आयुष और निक्की अपने अपने ट्रेनिंग संस्था चले गए। आयुष जब संस्था पहुंचा, वहां उन्हें रहने का कमरा देखा और साथ के लड़कों से मिला। सब लोग अच्छे थे। आयुष के उदासी देख करके उन्होंने बोला, घर से दूर 1 साल के लिए मन तो उदास होता ही है, पर चिंता मत करो, यहाँ इतना व्यस्त कर देंगे कि घर की भी याद को समय नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ निक्की को भी नए लोग मिले, जिसमें साथ की लड़कियां और ट्रेनिंग देने के लिए शर्त है। निक्की और आयुष को जब भी समय मिलता वो जानवी को फोन करके, फोन हमेशा स्विच ऑफ रहता। दोनों लोगों के ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी थी। इधर सुबह पीटी रेस, फिर नहाने के बाद नाश्ता, फिर दिन में क्लास, जिसमें सभी अधिनियम और कानून संबंधी धारा और कर्तव्य बताए जाते थे। बंदूक चलाना, परेड, ऐसी बहुत सी संबंधित चीजों के साथ हर रविवार मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम होता था। निक्की और आयुष दोनों अपनी ट्रेनिंग मन लगा करके कर रहे थे, पर आयुष का दिल जानवी को याद करता था। लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत गया। आयुष ने अपने दोस्त को फोन लगा करके जानवी के बारे में पता लगाने को कहा। उसे पता चला कि जानवी 2 हफ्ते
पहले ही अपने पूरे परिवार के साथ देहरादून छोड़ करके चली गई। कहाँ गई किसी को कुछ भी नहीं पता, उनके पड़ोसी को भी नहीं पता चला। इस बात का पता जब आयुष और निक्की को लगा तो उन्हें भी बहुत अजीब लगा और चिंता भी होने लगी। आयुष ने जाह्नवी की याद के साथ अपनी ट्रेनिंग का समय पूरा किया। हमेशा मजाक मस्ती करने वाला आयुष अब बहुत गंभीर व्यक्तित्व वाला लड़का बन चुका था। अब आयुष के होठों पर मुस्कान भी बहुत मुश्किल से आती थी। पूरे 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद निक्की और आयुष अपने घर गए। वहां उनके स्वागत की परिवार वालों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी थी। आयुष ने सोचा था जैसे ही देहरादून आएगा वो जाह्नवी के बारे में पता करेगा। घर पर शानदार स्वागत के बाद दोनों परिवार के लोग साथ बैठे, तभी आयुष के पापा ने आयुष और निक्की से बात करते हुए बोला, तुम दोनों बच्चे अब अपने पैरों पर खड़े हो, अपनी जिंदगी में सफलता का रास्ते पर हो। तो हम लोगों ने भी कुछ सोचा है तुम दोनों के लिए। आयुष और निक्की आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। तब निक्की के पापा ने बोला, बेटा हम तुम दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुन करके आयुष निक्की दोनों चौंक गए। निक्की ने बोला, पापा आप ये क्या बोल रहे हैं, शादी? आयुष ने भी बोला, आपने कैसे सोच लिया कि मुझे अभी शादी के बारे में सोचना भी नहीं है? तब आयुष की मां ने बोला, बेटा तुम दोनों बचपन से साथ हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हो, दोनों की नौकरी भी एक जैसी है, दोनों साथ में खुश रहोगे। निक्की की मां ने भी आयुष की मां का समर्थन करते हुए बोला, और शादी अभी कहाँ कर रहे हैं, बस मंगनी कर लेते हैं, जब शादी का मन हो तब कर लेना, कभी ना कभी तो करोगे ही शादी। निक्की और आयुष एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। उन्हें भी लग रहा था इस समय परिवार वालों को समझाना व्यर्थ है। आयुष और निक्की अलग कमरे में बैठे क्या करें सोच करके परेशान थे। आयुष ने निक्की से बोला, तुम मेरे लिए तो क्या किसी के लिए भी बहुत अच्छा हम सफर बन सकती हो, पर मुझे बस एक बार पता चल जाए जाह्नवी कहाँ है, वो ठीक है, मेरे बिन खुश है तो मैं कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखूंगा। निक्की ने कहा, आयुष मुझे पता है तुम जाह्नवी से कितना प्यार करते हो, तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। आयुष ने निक्की की तरफ देख करके बोला, थैंक्स निक्की, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों को दिल्ली अपनी ड्यूटी के लिए जाना था। आयुष के पास जितना समय था उसमें उसने जाह्नवी के बारे में पता करने की पूरी कोशिश की। उनके पड़ोसी ने बताया, जाह्नवी की चाची कह रही थी कि वो मेरठ जा रहे हैं, जबकि जाह्नवी के साथ की कुछ सहेलियों ने बताया, जाह्नवी ने बोला है कि वो लोग हरिद्वार शिफ्ट हो रहे हैं। कहीं से भी कोई संतुष्टि जानकारी नहीं मिली, कोई नंबर भी नहीं मिला। आयुष ने देहरादून में जितना भी हो सका सब तरीके से जाह्नवी का पता लगाने की कोशिश की, कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुष उदास अपने कमरे में बैठा जाह्नवी की फोटो हाथ में लिए वो बोल रहा था, कहाँ चली गई तुम जाह्नवी, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, और कितना परेशान करोगी। तभी उनका नौकर रघु वहाँ एक डब्बे के साथ आया। वो बोला, आयुष बाबा ये आपके कमरे की सफाई से कुछ कागज मिले थे, मालकिन ने कहा आपको दिखा दूं, आपके काम का है तो नहीं? आयुष ने नजरअंदाज करते हुए बोला, रख दो मैं देख लूंगा। थोड़ी देर बाद निक्की आयुष के कमरे में आई। उसने आयुष से जाह्नवी के बारे में पूछा। आयुष उदास हो करके बोला, नहीं कुछ पता नहीं चला। निक्की की नजर रघु के लाए डब्बे पर पड़ी, उसमें कुछ कार्ड और पेपर रखे हुए थे। निक्की ने उन कार्ड को देख करके बोला, अरे इतने पुराने कार्ड अभी तक रखे हैं। निक्की की नजर एक सफेद लिफाफे पर पड़ी जिस पर आयुष लिखा था। निक्की ने उसे खोला, वो खत था जो जाह्नवी ने आयुष के ट्रेनिंग पर जाने के बाद लिखा था। निक्की ने वो आयुष को दिखाया। आयुष को समझ में नहीं आ रहा था ये उसके कमरे में कैसे। उसने रघु से पूछा। रघु ने थोड़ा याद करते हुए बताया, वो अब आप ट्रेनिंग पर ले गए तो उसके करीब 20 या 25 दिन बाद ये खत बिना किसी पते के बाहर लेटर बॉक्स में था। मालकिन जी ने इसे आपके सामान में रखने को कहा था। इस बात को इतना ज्यादा समय हो गया कि आपको बताने की याद ही नहीं रहा। आयुष ने वो खत पढ़ा। उस पर लिखा था, आयुष जब तुम इस खत को पढ़ रहे होगे शायद तब तक मैं इस शहर में भी नहीं होंगी। तुम मुझे भूल जाना, मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, मुझे खोजने या मिलने की कोशिश मत करना। मुझे नहीं पता तुम मुझे सही समझोगे या गलत, पर इस जन्म में हम नहीं मिल सकते हैं। खुश रहना और मुझे भूल जाना।
ये पढ़ करके आयुष का दिल टूट गया। जो उम्मीद बची थी वो भी उसे खत्म हो गई थी। वो निक्की को गले लगा करके रोने लगा। आयुष को ऐसे देख करके निक्की को भी बहुत दुख हो रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। निक्की आयुष की उदासी को दूर करने का हर सार्थक प्रयास कर रही थी। आयुष के चेहरे पर एक मुस्कान भी नहीं आती थी। निक्की ने आयुष को समझाया, उसकी उदासी से उसके परिवार दोस्त भी दुखी हो रहे हैं। जिंदगी में हमेशा सब अच्छा नहीं होता है, पर इसका मतलब ये नहीं आगे बढ़ना ही छोड़ दें। जो बीत गया उसे भूल करके आगे के बारे में सोचना चाहिए। आयुष आयुष सब बातें समझता था। उसने बोला, मुझे थोड़ा समय लगेगा। अपने अतीत से बाहर आने में मैं चाह करके भी नहीं भूल पा रहा वो सारे पल जो जानवी के साथ बिताए थे। आयुष के मन की दशा को समझ करके निक्की ने इन सब में आयुष का बहुत साथ दिया। आयुष की नौकरी के लिए पोस्टिंग नोएडा में और निक्की की दिल्ली में हुई थी। घर वाले चाहते थे नौकरी पर जाने से पहले दोनों की मंगनी हो जाए, पर आयुष ने मना कर रखा था। जब नौकरी पर जाने का दिनांक निश्चित हो गया तब माँ के कहने पर आयुष मंगनी के लिए मान गया। निक्की ने आयुष से बोला, हम इसे रोक सकते हैं अगर तुम चाहो तो। आयुष ने निक्की का हाथ पकड़ करके कहा, नहीं, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। मुझे तो लगता है ये सही रास्ता है अतीत से बाहर निकलने का। कुछ खास मेहमानों के साथ मिल करके मंगनी की रस्म पूरी हुई। आयुष निक्की ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। इस रिश्ते से पूरा परिवार खुश था। आयुष के चेहरे पर भी खुशी थी, पर यह दिखावटी खुशी है, इस बात का पता सिर्फ निक्की को था। नौकरी पर जाने का समय आ गया। निक्की और आयुष दोनों निर्धारित समय से अपनी नौकरी करने पहुंच गए। दोनों अपने अपने कर्तव्य को निभाने में लगे थे। निक्की आयुष समय मिलने पर एक दूसरे से मिलने जाते थे, मोबाइल पर बात करते थे। आयुष अब धीरे धीरे अपने काम और जिम्मेदारी में व्यस्त हो रहा था। इन सब में जानवी की किसी तरह की कोई खबर नहीं मिली। आयुष निक्की अपने खाली समय साथ में ही बिताते। लगभग 6 महीने ऐसे बीत गए। घर वालों ने शादी का मुहूर्त निकलवा करके आयुष को बताया, अब से 4 महीने बाद या अगले साल का मुहूर्त है, तुम दोनों मिल करके बता दो शादी कब रखनी है। आयुष को छुट्टी नहीं मिल रही थी तो उसने निक्की से नोएडा आने को कहा। निक्की अगले दिन आयुष से मिलने नोएडा पहुंच गई। दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। आयुष ने शादी के मुहूर्त के बारे में बताते हुए पूछा, हमें फैसला ले करके घर वालों को बताना है। दोनों को 4 महीने वाला मुहूर्त सही लगा। आयुष ने बिल के लिए वेटर को काट दिया। तभी आयुष के सर का फोन आया। आयुष फोन पर बात करने के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वेटर ने कार्ड वापस किया तो निक्की ने आयुष का पर्स, जो कि वहीं टेबल पर रखा था, उठा करके उसमें कार्ड रखने लगी। उसने देखा आयुष ने अपनी माँ की फोटो लगा रखी है। तभी निक्की को लगा फोटो के नीचे भी किसी की फोटो है। उसने देखा वो जानवी की फोटो थी। निक्की यह देख करके चिंता में डूब गई। उसे लगा आयुष अपनी शादी से खुश है, वो जानवी को अपने ख्यालों से निकाल चुका है। पर आयुष अभी भी जानवी को चाहता था। वो फोटो इस बात का सबूत था। आयुष जैसे ही वापस आया निक्की सामान्य होकर के बैठ गई। निक्की ने बोला, एक बात पूछूं आयुष? आयुष ने काफी पीते हुए बोला, हाँ पूछो। निक्की ने बोला, अगर अब कहीं तुम्हें जानवी मिल जाए तो क्या अभी भी तुम उसे ही चाहोगे? आयुष काफी पीते हुए रुक गया। उसने नजरें झुका ली। थोड़ा रुक करके आयुष बोला, कैसी बात करती हो? मैं तुमसे शादी करने का फैसला कर चुका हूँ। तुम मेरा वर्तमान हो, वो मेरा गुजरा कल थी। जहाँ होगी खुश होगी। उसे मेरी और मेरे प्यार की जरूरत नहीं। अगर उसे भी प्यार होता तो मुझे ऐसे छोड़ करके नहीं जाती। निक्की मुस्कुरा करके मन ही मन में सोच रही थी, आयुष मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, मुझसे तुम चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकते। आयुष को दोबारा फोन आया। आयुष ने बात करने के बाद बताया, निक्की मुझे अभी जाना है। किसी आदमी ने अस्पताल में किसी लड़की के जख्मी हालत में भर्ती कराया है। निक्की ने कहा, ठीक है, मैं भी साथ चलती हूँ। अस्पताल में होने के बाद मुझे बस स्टॉप छोड़ देना। आयुष ने कहा, ठीक है, चलो। निक्की और आयुष दोनों अस्पताल पहुंचे, जहां पहले से 2 हवलदार मौजूद थे। उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा करके बताया, यही है उस लड़की को ले करके आया था। आयुष ने उस आदमी से पूछा, वो लड़की उसे कहाँ मिली? उस आदमी ने बताया, उसका नाम जगदीश है, वो एक बैंक में काम करता है। शाम को घर जाते हुए ये लड़की रास्ते में मदद मांगती दिखी।
वो जख्मी थी, उसके चेहरे के गाल के नीचे का हिस्सा जला हुआ लग रहा था। उसने उसे अपने दुपट्टे से ढक रखा था। उसने बोला, कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं, मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए। पर जैसे ही मेरे कार में बैठी वो बेहोश हो गई। वो कौन है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता। आयुष ने डॉक्टर सुमन से मिल करके उस लड़की के बारे में पूछा। डॉक्टर सुमन ने आयुष के हाथ में रिपोर्ट की फाइल देते हुए बताया, उस लड़की का बलात्कार हुआ। उसके चेहरे के बाईं तरफ गाल की तरफ का थोड़ा हिस्सा और कान जला हुआ है। ये बहुत पहले का गर्म पानी या तेजाब से जला हुआ है। करीब 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, उसकी बॉडी में कुछ खाना नहीं है और उसे नशे के इंजेक्शन भी दिए गए हैं। आयुष ने डॉक्टर से पूछा, क्या हम मिल सकते हैं? डॉक्टर ने बताया, हाँ, पर वो अभी होश में नहीं है, आप बस देख सकते हैं। आयुष और निक्की दोनों उस लड़की को देखने गए। जब कमरे में पहुंचे, उस लड़की का मुंह दाईं तरफ झुका था, जिससे जला हुआ हिस्सा दिख रहा था। डॉक्टर उसके चेहरे की चोट दिखाते हुए उसका चेहरा सीधा करते हुए बोले, इसके आंखों पर भी हल्की चोट है। जैसे ही डॉक्टर ने उस लड़की का चेहरा सीधा किया, आयुष और निक्की चौंक गए। आयुष के हाथ से फाइल छूट गई, उसके मुंह से निकला जानवी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निक्की की भी आंख भर आई। आयुष जानवी का हाथ पकड़ करके रोते हुए बोला, मैंने हर जगह तुम्हें खोजा, मैं कितना बुरा हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ हो गया, कितना दुख सहना पड़ा। निक्की ने आयुष को बोला, खुद को संभालो आयुष, जानवी के साथ जिसने भी ऐसा किया है हम उसे नहीं छोड़ेंगे। निक्की ने आयुष को बोला, खुद को संभालो आयुष, जानवी के साथ जिसने भी ऐसा किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आयुष ने जानवी को इतने दिनों बाद देखा, वो भी इस हालत में, जिसकी वजह से आयुष को बहुत दुख हो रहा था। उसे खुद को संभालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। एक पल के लिए वो भूल ही गया कि वो एक पुलिस वाला है। आयुष और निक्की दोनों जानवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर जो आदमी जानवी को अस्पताल लेकर के आया था उससे बहुत कम जानकारी मिली। कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं था। आयुष के मन में जानवी के इस हालत का जिम्मेदार उस इंसान के लिए बहुत गुस्सा और उसे सजा देने के लिए मन में एक ज्वाला सी उमड़ रही। जब तक जानवी ना बताए तब तक कुछ भी मालूम नहीं कर सकते थे। आयुष से निक्की ने घर जाने को बोला। आयुष ने घर जाने से मना कर दिया। आयुष ने बोला, जब तक जानवी को होश नहीं आ जाता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा। निक्की भी दिल्ली नहीं गई, वहीं आयुष के साथ अस्पताल में ही बैठी थी। आयुष जानवी के पास ही बैठा था, उसके आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। निक्की आयुष के लिए कॉफी लेकर के आई। कॉफी देते हुए आयुष के कंधे पर हाथ रख करके बोली, आयुष, हम मिल करके सब ठीक करेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के करीब 2:30 बजे जानवी को होश आया। जानवी बड़बड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो। निक्की डॉक्टर को बुलाने चली गई। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ा और बोलने लगा, जानवी, मैं आयुष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानवी ने जब आंखें खोली, सामने आयुष को देखा तो वो चौंक गई। आयुष से अपना हाथ छुड़ा करके रोते हुए बोली, नहीं आयुष, मैं वो जानवी नहीं हूँ। जानवी का चेहरा और जानवी दोनों खराब हो गई। मुझे मत छुओ, सब कुछ बदल गया, सब खत्म हो गया। उन लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा सम्मान, सब कुछ छीन लिया। आयुष ने बोला, नहीं जानवी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मेरे लिए तुम बिल्कुल नहीं बदली, जैसे पहले थी वैसे ही अब भी हो और हमेशा रहोगी। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो। मेरे होते हुए तुम्हारी ये हालत हुई, मैं बहुत बुरा हूँ। आयुष जानवी को गले लगा करके उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी निक्की डॉक्टर और नर्स के साथ वहां पहुंची। आयुष और जानवी को गले लगा देख करके वो समझ गई थी दोनों के बीच अभी भी बहुत प्यार है। डॉक्टर ने जानवी को चेक किया और दवाई देने के लिए नर्स को बोल दिया। डॉक्टर ने बोला, अब आप इनका बयान ले सकते हैं। निक्की ने जानवी को गले लगाया और बोला, कहाँ चली गई थी जानवी?
आयुष कितना परेशान था तुम्हारे लिए। निक्की और आयुष दोनों जानवी के पास बैठे और जानवी से सारी बात बताने को बोला। जानवी ने बताना शुरू किया। उस दिन जब सनाया को देख मैं गुस्से से घर आ गई। थोड़ी ही देर बाद जब गुस्सा शांत हुआ तब बहुत पछतावा हुआ। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। मैंने सोचा अगले दिन एयरपोर्ट पर पहुंच करके तुम्हें सरप्राइज दूंगी। मैं जब एयरपोर्ट के लिए ऑटो से निकली तब कुछ दूरी पर एक और औरत ने ऑटो से लिफ्ट ली। हम दोनों ऑटो में थे। बातों से पता चला कि वो वकील है। उनका नाम सरला था। मैंने भी वकालत पढ़ी थी तो हम दोनों बातें करने लगे। वो किसी केस के लिए दिल्ली जा रही थी। वो भी तुम्हारे ही फ्लाइट से जाने वाली थी। हम दोनों एयरपोर्ट की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी एक बाइक पर दो लोग सवार हमारे ऑटो के बगल में ही बाइक चलाने लगे। उन दोनों के मुंह कपड़ों से ढके थे। बाइक के पीछे बैठे आदमी ने बंदूक से हमारे साथ वाली सरला मैम को गोली मार दी। ऑटो वाले ने तुरंत ऑटो रोका। हमने और सरला मैम दोनों ने अपना मोबाइल हाथ में ले रखा था। गोली लगने के बाद जब हम सरला मैम को संभाल रहे थे तो हम दोनों के मोबाइल नीचे गिर गए। बाइक वाले को शायद सरला मैम का मोबाइल चुराना था, पर दोनों मोबाइल देख उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो दोनों मोबाइल लेकर के चला गया। इन सब में जब वो मोबाइल उठा रहा था तब उसके चेहरे पर से कपड़ा गिर गया। मैंने उसे अच्छे से देखा था। साथ ही हमने बाइक का नंबर देख याद कर लिया था और उसे बहुत करीब से देखा था। हमने ऑटो वाले से अस्पताल चलने को कहा। वो डरा हुआ था, फिर भी उसने हमारी बहुत मदद की। अस्पताल पहुंच करके डॉक्टर से सारी बात बताई और डॉक्टर को जानकारी दी। मैं उस समय एक गवाह थी इसलिए मुझे थोड़ा भी समय नहीं मिला तुम्हें किसी और से कॉल करने का। मैंने जो कुछ देखा था वो सब बता दिया। पुलिस के अनुसार वो एक नामी मुजरिम है। वो जिसके लिए काम करता है उसका केस दिल्ली में चल रहा था। उसके खिलाफ कत्ल के बहुत सारे केस चल रहे थे। ये सरला वकील उसके खिलाफ लड़ रही थी। अस्पताल में डॉक्टर ने सरला मैम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस की पूछताछ के बाद हम घर जाने के लिए निकले तभी हमारे पीछे वो दोनों मुजरिम बाइक से पीछा करने लगे। वो हमारे बिल्कुल सामने आ गए और हाथ में तेजाब लिए बोल रहे थे हमारे खिलाफ बोलेगी। ऐसा बोल जैसे ही उन्होंने वो तेजाब हम पर डाला हम भागने के लिए मुड़े, पर तब तक मेरे चेहरे के बाईं ओर के हिस्से पर तेजाब पड़ चुका था। हम चिल्लाने लगे, वो वहां से भाग गए। हम लगभग 15 से 20 मिनट तक चिल्लाते रहे पर कोई मदद को नहीं आया। फिर रिक्शे वाले ने मुझे वहां देख मेरी मदद की और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में पुलिस और मेरे चाचा चाची और उनकी बेटी करुणा आई थी। चाची जी हम पर बहुत गुस्सा कर रही थी। वो बोल रही थी भैया भाभी चले गए और ये मुसीबत हमें दे गए। वो मुझे अक्सर इस प्रकार की बातें बोला करती थी। उन्होंने चाचा जी से पुलिस केस के लिए मना करते हुए बोला आज जानवी के साथ ऐसा किया है, उन्होंने कल अगर मेरी बेटी करुणा के साथ करेंगे तो। नहीं नहीं, हमें पुलिस केस नहीं चाहिए। पुलिस ने बोला जी ये तो पहले से ही एक गवाह है, जब तक ये खुद नहीं बोलती कुछ ये केस कानूनी ही होगा। मैं करीब 15 दिन बाद बोलने की दशा में हुई। मैंने उनके खिलाफ केस करवाया। आईपीसी की धारा 326 गंभीर रूप से जख्मी करना के तहत मुझ पर जो हमला हुआ और धारा 506 धमकी देने और सरला मैम को मारने के लिए धारा 302 के और भी कई इसके तहत केस फाइल हुआ। इन सब में बस अकेले मैं ही थी, परिवार वाले साथ नहीं थे। लगभग 1.5 महीने बाद मैंने जब खुद को आईने में देखा तो मैं खुद को संभाल नहीं सकी। मेरे आंखों के सामने बस आयुष तुम ही थे। मैं तुम्हारे लायक नहीं थी, मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारे सामने आने की, तुमसे बात करने की। इसलिए मैंने एक खत लिख करके तुम्हारे घर के लेटर बॉक्स में डाल दिया। केस लड़ना बहुत मुश्किल था। वो बहुत बड़ा मुजरिम नाम इंदर था, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक थी। फिर भी हमने हिम्मत करके लड़ते रहे पर केस हार गए। मेरा वकील सतीश चंद्रा ने उस केस को और मजबूत कर दिल्ली हाई कोर्ट में डालने की कोशिश के लिए बोला। तब तक के लिए उन्होंने मुझसे अपनी सुरक्षा करने को कहा। वो छूट करके बदला जरूर लेगा। केस के शुरू होने से इन सब में 9 महीने से भी ज्यादा का समय लग गया।
मैंने अपने परिवार के साथ देहरादून छोड़ने का फैसला किया और बिना किसी को बताए नोएडा आ गई। सतीश चंद्रा को हम पीसीओ से फोन करते थे। उन्होंने बताया केस अदालत में दर्ज हो गया है और 1 हफ्ते बाद अदालत में तुम्हें आना है। इंदर के आदमियों ने मेरी खोज शुरू कर दी और एक दिन मैं जब मुंह पर कपड़ा बांध करके पीसीओ से सतीश चंद्रा से बात के बाद घर के लिए निकली, तब इंदर के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वो मुझे बहुत अजीब सी जगह ले गए। वहां इंदर आया। उसने बोला तुझे पहले ही मार देना चाहिए और उसने मुझे बहुत यातनाएं दी। एक दिन मौका मिल गया, वो मुझे बेहोश कर वैन से कहीं दूसरी जगह ले जा रहे थे। रास्ते में मुझे होश आया तो वैन रुकी हुई थी। वो सब वैन से बाहर किसी से बहस कर रहे थे। जानवी ने कहा मैं वहां से भाग के एक कार वाले आदमी से मदद मांगी। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई। ये सब सुन करके आयुष को इंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आयुष ने बोला कुछ भी हो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। निक्की ने भी आयुष का समर्थन करते हुए कहा अब इंदर के पाप का घड़ा भर गया है, उसके कर्मों की सजा उसे जरूर मिलेगी। जानवी ने कहा मेरी इस लड़ाई में मेरे घर वालों में से कोई भी साथ नहीं देगा। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला पर मैं हूँ और मैं वादा करता हूँ इंदर को सजा जरूर मिलेगी। निक्की ने जब आयुष और जानवी को हाथ पकड़े देखा तो वो मायूस हो गई, पर हिम्मत करके अपना हाथ दोनों के हाथों के ऊपर रखते हुए बोली मैं भी साथ हूँ, जो तुम्हारा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा, तुम्हें इंसाफ दिला के रहेंगे। सुबह जब आयुष के मोबाइल पर उनके पापा का फोन आया तो वो निक्की की तरफ देखने लगा। निक्की आयुष के चेहरे को देख करके समझ गई घर वाले शादी की तारीख के लिए पूछ रहे हैं। आयुष निक्की को इस तरह से देख रहा था मानो वो उससे इजाजत मांग रहा हो, जानवी की मदद और उसका साथ देने के लिए। निक्की और आयुष एक दूसरे को देखते रहे। मोबाइल बजता रहा और कॉल भी कट गई। तब निक्की का मोबाइल पर निक्की के परिवार वालों का फोन आया। निक्की की आंखों में आंसू भरे हुए थे। निक्की ने फोन उठाया और पापा को नमस्ते करते हुए बोला पापा हम दोनों को इस साल इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकेगी कि शादी हो सके। अगले साल की कोई तारीख देख लेना। इन सब बात का पता जानवी को नहीं था। आयुष ने निक्की को गले लगा करके थैंक यू बोलते हुए बोला तुम मेरे बिना कुछ कहे सब समझ जाती हो। निक्की बोली बचपन से तुम्हें जानती हूँ, समझती हूँ। निक्की दिल्ली के लिए निकल गई। वहां पहुंच करके इंदर के खिलाफ केस दर्ज किया। उस पर पहले से ही बहुत केस चल रहे थे। जानवी की सुरक्षा के लिए आयुष ने निक्की से जानवी को अपने पास रखने का सुझाव दिया। निक्की और जानवी एक साथ रहने लगे। निक्की जानवी को बीते कल से बाहर निकालने के लिए हर सार्थक प्रयास करती, पर जानवी तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई। निक्की ने जानवी को अपने और आयुष की बचपन की शरारत भरी फोटो दिखाई। तब जानवी ने निक्की से पूछा निक्की तुमने इतने साल एक साथ रहे तो क्या तुम्हें कभी आयुष से प्यार नहीं हुआ? निक्की ने नजरें झुका करके बोला हाँ दोस्तों में प्यार तो रहता ही है, तभी तो दोस्ती इतनी लंबी चलती है। निक्की बोली मैं खाना लगाती हूँ। जानवी ने निक्की का हाथ पकड़ करके उसे रोकते हुए पूछा निक्की तुम भी जानती हो कि मैं क्या पूछ रही हूँ। मैं नहीं चाहती आयुष मेरे परेशानी के कारण परेशान हो, उसकी भी जिंदगी है। मैं अपनी वजह से आयुष को परेशान नहीं कर सकती। वो बहुत अच्छी लड़की पत्नी पाने योग्य है, मैं उनके लायक नहीं हूँ। निक्की जानवी से बोली जो समय के साथ बदल जाए वो प्यार नहीं मौसम होता है। तुम ये सब छोड़ के इंदर के केस के बारे में बताओ। तुम भी वकील हो, इस केस में हम सबको मिलकर के इंदर को हराना है। इंदर पर चल रहे पहले ही केस के लिए कोर्ट में सुनवाई थी। क्योंकि जानवी का केस नोएडा में दर्ज हुआ था तो आयुष भी केस के लिए कोर्ट आया था। जानवी को गवाही के लिए बुलाया गया, जहां जानवी के बलात्कार और तेजाब से हमले के बारे में बताया गया। जानवी से पूछे गए हर सवाल जानवी को बहुत तकलीफ दे रहे थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दे दी। इंदर के खिलाफ केस मजबूत था, फिर भी इंदर कोर्ट के बाहर यही बोलता कि मुझे बचाने वालों की कमी नहीं है, देख लेना मैं बच निकलूंगा। हर रोज अखबार में जानवी और इंदर के केस के बारे में खबर छपती रही। एक रोज अखबार में जानवी के लिए एक पत्रकार ने कुछ ऐसी लाइन लिखी जैसे जानवी पर बीतने वाले सारे दर्द को शब्दों में
जुबान मिल गई हो। एक चीख, किसी ने उस पल उसके दर्द को सोचा ना होगा जिस पल उन दरिंदों ने उसे जानवरों की तरह नोचा होगा। छिल गई होगी जिस्म के साथ आत्मा भी उसकी, इस कदर उन दरिंदों ने उसके मन को खरोंचा होगा। दर्द से वो ना जाने कितनी चीखी और चिल्लाई होगी उन दरिंदों ने जब उसे अपनी हवस की बलि चढ़ाई होगी। अस्मिता को उसकी अपने खंजर से करके तार तार, सोए रहते हैं सब जब वो करते हैं दरिंदगी की हद पार। धार बन आंखों से उसके बह रहे होंगे सैलाब अनेक, रौंदे होंगे कदमों तले जब उसके देखे ख्वाब हर एक। सोचा ना होगा रूबरू होंगे दरिंदे बेस इंसान का ले, लाचार थी वो जब चल रहा था दानव का खेल। पाला था उस माँ ने उसे, बड़े प्यार से सहलाया था, उस कोमल कली को उन दरिंदों ने तेजाब से नहलाया था। घुटन सी हो रही होगी उसे अपने ही तन बदन में, क्या त्याग दूं इस देह को सोच रही होगी अपने मन में। बेटी होने की सजा मिली उसे क्या सोच के मन घबराया है, एक बार फिर लोगों ने उसके लिए दया के दीप जलाया है। कांप गई है कलम मेरी भी, दर्द लिख ना सकूंगी तेरा, हो गई है हद बहुत अब, हो जाए इंसाफ का सवेरा। जानवी और निक्की घर पर ही थे, तभी निक्की के घर से फोन आया। निक्की उस समय नहीं रही थी। तब जानवी ने फोन उठाया, वो निक्की की माँ बोल रही थी। जानवी ने अपने बारे में बताते हुए बोला, मैं निक्की की सहेली बोल रही हूँ। निक्की की माँ ने बोला, बेटा तुम ही निक्की को समझाओ, मैं कब से कह रही हूँ शादी कर ले, पर ये और आयुष तो अपनी सगाई के बाद शादी के बारे में सोचना भी भूल गए हैं। जानवी आयुष का नाम सुन करके चौंक गई। वो बोली, आयुष? तब निक्की की माँ ने बताया, हाँ बेटा, वो निक्की के बचपन का दोस्त है। जानवी ने उनसे बोला, ठीक है मैं समझाऊंगी। इतना बोल उन्होंने फोन रख दिया। निक्की जब तौलिए से बाल सुखाती हुई आई तो जानवी ने निक्की को बधाई देते हुए बोला, सगाई की बधाई हो, तुम्हारी माँ का फोन था। निक्की चौंक गई। निक्की ने कहा, ओ जानवी, हम तुम्हें सब बताने वाले थे, पर ओ। जानवी ने कहा, पर क्या? तुम्हें क्या लगा ये सुन करके मैं टूट जाऊंगी, खुद को खत्म कर दूंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं। दो लोगों के प्यार का मतलब दोनों का मिल जाना तो नहीं होता है ना। मैं खुश हूं तुम दोनों के लिए। इतना बोल जानवी अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर रोने लगी। निक्की ने जब बात करना चाहा तो जानवी ने कहा, कुछ देर अकेला छोड़ दो मुझे। निक्की ने आयुष को फोन करके सारी बातें बताई। आयुष ने कहा, ये तो होना ही था, कल मिलते हैं, मिल करके समझाएं। निक्की ने आयुष को फोन करके सारी बातें बताई। आयुष ने कहा, ये तो होना ही था, कल मिलते हैं, मिल करके समझाएंगे दोनों। निक्की ने जानवी से बार बार कमरे का दरवाजा खोलने को कहा, पर जानवी ने अंदर से, मैं ठीक हूँ, सुबह बात करेंगे, इतना बोल करके दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन आयुष निक्की के घर आया। जानवी ने जब आयुष को देखा तो अपनी उदासी छुपाने के लिए मुस्कुरा करके बोली, अरे आप आज सुबह सुबह अपनी मंगेतर से मिलने आए हो? अब जल्दी से दोनों लोग शादी कर लो, सगाई के बाद इतना समय लगाना ठीक नहीं। पहले तो मैं सजा दूंगी, ये खुशखबरी क्यों छिपाई मुझसे? निक्की और आयुष बस चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। आयुष ने जानवी का हाथ पकड़ उसे अलग कमरे में ले गया और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा ऊपर करके बोला, मुझे माफ कर दो जानवी, मैंने बस तुमसे ही प्यार किया, पर तुम्हारा खत मिलने के बाद मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती। निक्की ने मेरा बहुत साथ दिया, इस तरह उसका हाथ छोड़ करके मैं उसके साथ और प्यार का आघात नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, पर जो जगह निक्की को दे दी है वो उससे मैं छीन नहीं सकता। जानवी रोते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ, सब कुछ बदल गया, मैं पहले जैसी नहीं रही, ना मेरा चेहरा और ना ही मैं। हम जैसी लड़कियों को कोई दया तो दिखा सकता है पर अपना नहीं सकता। तुम दोनों मेरे इंसाफ की लड़ाई में साथ दे रहे हो, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा परिवार, मेरे अपने ही मुझे छोड़ चुके हैं। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। आयुष ने कहा, ये क्या बोल रही हो? मैं अगर तुम्हें नहीं अपना पा रहा हूँ इसका मतलब तुम्हारी
अब की दशा नहीं है। तुम जैसे पहले थी मेरे लिए अभी भी वैसी ही हो। अभी के हालात इस तरह नहीं कि मैं तुम्हें समझा सकूं। जानवी ने बोला, आयुष तुम बस एक बार बोल दो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते। आयुष उलझ गया था। आयुष का जवाब सुन करके जानवी के साथ निक्की भी इंतजार कर रही थी। निक्की ये सब बातें कमरे के बाहर से सुन रही थी। तभी निक्की को फोन आया। निक्की को जो खबर मिली वो फोन पर उसे सुन करके वो चौंक गई। आयुष को आवाज लगाते हुए निक्की ने बताया, वो वकील सतीश चंद्रा जो हमारा केस लड़ रहे थे, उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जानवी ने कहा, पहले भी जो वकील था उन्हें इंदर ने मरवा दिया था। इंदर से हम कैसे जीतेंगे, उसके डर से कोई वकील भी उसका केस नहीं लड़ेगा। सभी लोग इस बात से परेशान हो गए। तभी निक्की ने आयुष को बोला, वकील तो है हमारे पास। आयुष निक्की की तरफ देखने लगा। तब निक्की जानवी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता जानवी से अच्छा वकील हमें मिल सकेगा। आयुष को भी निक्की का सुझाव ठीक लगा, पर जानवी की जिंदगी में हुए हादसे के कारण जानवी का आत्मविश्वास कहीं खो चुका था। जानवी ने बोला, मुझे अपने जले हुए चेहरे के साथ किसी के सामने भी जाने में डर लगता है। मैं ये सब कैसे करूंगी। निक्की और आयुष ने जानवी को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। थोड़ी देर बाद निक्की कुछ सोचते हुए बोली, आयुष तुम यहाँ आए हो तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। निक्की की इस बात पर जानवी के साथ आयुष को भी बहुत आश्चर्य हुआ। इतने गंभीर समस्या के समय निक्की को रेस्टोरेंट जाना है। निक्की ने बिना समय लगाए जल्दी से सबको चलने को कहा। निक्की ने बोला, आज स्पेशल वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे। निक्की के कहने पर तीनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। जानवी ने मुंह नीचे कर दुपट्टे से मुंह ढक करके बैठ गई। तभी एक लड़की वहां ऑर्डर लेने आई। निक्की ने जानवी से कहा, ऑर्डर देने के लिए जानवी का मन तो नहीं था, पर निक्की के कहने से जानवी ने ऑर्डर दे करके जैसे ही मेन्यू वापस दिया, वो जानवी की नज़र उस लड़की पर पड़ी। वो लड़की का आधा चेहरा जला हुआ था, एक आंख भी खराब हो गई थी। वो मुस्कुरा करके वहां से चली गई। जानवी ने चारों ओर नजर घुमाई। वो काम करने वाली सभी लड़कियां थी, सबके चेहरे जले हुए थे। किसी के हाथ तो किसी का पूरा चेहरा, किसी के कान नहीं थे तो किसी के नाक नहीं। उन सभी से सब लोग सामान्य रूप से मिल रहे थे, बात कर रहे थे। उन लड़कियों ने मुंह भी नहीं ढका था। वो खुश थी, मुस्कुरा रही थी, मजाक कर रही थी, साथ में सेल्फी भी ले रही थी। आयुष निक्की का रेस्टोरेंट लाने का उद्देश्य समझ चुका था। जानवी की आंखों में आंसू आ गए। निक्की ने बोला, इंसान कभी नहीं हारता जब तक उसका मन ना कहे। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती। तुम क्यों छुपाओ अपना चेहरा। चेहरा तो बुरा काम करने वालों को छुपाना चाहिए। जानवी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया और हिम्मत से बोला, मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। आयुष ने बोला, हम तीनों मिल करके जीतेंगे। जानवी ने सतीश चंद्र के यहाँ उनके सेक्रेटरी से सभी दस्तावेज लिए और पूरी तैयारी के साथ कोर्ट से केस लड़ने की इजाजत मांगी। जानवी का खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ रहा था। इंदर के आदमियों ने उसे बहुत डराया, बहुत धमकाया, पर जानवी नहीं डरी। केस चलता रहा, अगली तारीख फिर अगली तारीख। करीब 1 साल 2 महीने बाद अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जानवी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। इंदर हंसते हुए बोला, मैं ज्यादा समय नहीं रहने वाला जेल में। जैसे ही मौका मिला सबसे पहले तुम तीनों को सबक सिखाऊंगा। निक्की उसे जेल ले जाने के लिए उसके साथ ही जीप में बैठी थी। इंदर धमकी पर धमकी दे रहा था, निक्की बस मुस्कुरा रही थी। इंदर बोल रहा था, हंस ले जितना हंसना है, तेरी ये हंसी और शकल जानवी से भी बुरा कर दूंगा। जीप जैसे ही पुल पर आई, निक्की ने इंदर की तरफ देख बोला, तेरा बायोडाटा पढ़ा है, सुना है तुझे तैरना नहीं आता। निक्की की मुस्कान और उसके ऐसे सवाल से इंदर के मन में कुछ अनहोनी की आशंका हुई। निक्की ने जीप चला रही कांस्टेबल स्वाति से इशारा किया। इंदर उठ करके निक्की पर अपने बंधे हाथ से
हमला किया। इतने में स्वाति ने जीप इस तरह घुमाई कि वो पुल के नीचे बह रही नदी में जा गिरी। स्वाति और बाकी के कांस्टेबल वहां से तैर करके निकल गए। थोड़ी देर बाद निक्की भी पानी से बाहर आ गई। निक्की और उसके साथियों ने बताया, इंदर के जीप में हमला करने से जीप बेकाबू हो गई और नदी में जा गिरी। थोड़ी देर बाद इंदर की लाश पानी से निकली। इस बात का पता जब आयुष को चला तो वो समझ गया कि ये सब निक्की की योजना है। थोड़ी देर बाद इंदर की लाश पानी से निकली, जहां एक और इस काम के लिए निक्की पर कई सवाल उठ रहे थे, पर निक्की के साथ के कांस्टेबल और पुलिस के सहयोग से सब सवालों के संतोषजनक उत्तर दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर सभी लड़कियां और वो सब जो ऐसे लोगों का शिकार बन चुकी थी, एक राहत की सांस ली। उन सब ने निक्की की बहुत तारीफ की। आयुष, निक्की और जानवी तीनों के सहयोग से लड़कियों के लिए खतरा बन चुका मुजरिम को उचित सजा मिली। एक बड़े केस की जीत के बाद जानवी के पास और भी केस के प्रस्ताव आने लगे। जानवी के लिए सफलता और अतीत के अंधेरे से निकलने के लिए रास्ता मिल गया था। इस बात से आयुष और निक्की दोनों खुश थे। जानवी के पास अब एक अलग ऑफिस और घर था। लेकिन बात वापस वही शादी पर आ गई। आयुष और निक्की के परिवार वालों ने आके दोनों को सरप्राइज दिया। आयुष और निक्की दोनों उस समय दिल्ली में ही थे। वो जानवी को हर प्रकार से सहयोग कर रहे थे। उनके परिवार वाले जब एक साथ बैठे शादी की बात छेड़ते हुए शादी के लिए बोला, अब दोनों के पास मना करने के लिए कोई कारण नहीं था। आयुष ने उसी साल शादी के लिए हाँ कर दिया, पर इस निर्णय को लेते हुए उसके चेहरे पर उदासी और वादे को पूरी करने की मजबूरी साफ दिख रही थी। इस उदासी को निक्की साफ देख पा रही थी। थोड़ी ही देर में वहां जानवी आई। सभी लोगों को देख वो सकपका गई। फिर निक्की ने सभी लोगों से मिलवाया, खास तौर पर आयुष के माँ और पापा से। निक्की ने उन्हें जानवी की कामयाबी के बारे में बताया। निक्की अपने एक एक शब्द में वो जानवी की बहुत से गुणों को बता रही थी। जानवी भी सामान्य रूप से सभी से मिल रही थी, बातें कर रही थी। सभी को जानवी का स्वभाव और जानवी बहुत अच्छी लगी। परिवार वालों ने उसी साल लगभग 2 महीने बाद शादी के लिए समय का निर्णय किया। जानवी ने अपना मन और दिल दृढ़ कर लिया। उसके इस निर्णय से सबके साथ वो भी अपनी खुशी दिखा रहे थे, पर उस खुशी के पीछे की उदासी बस निक्की और आयुष को पता था। निक्की और आयुष की मां ने जानवी के सर पर हाथ फिरा करके बोला, बेटा तुम्हें शादी में सबसे पहले आना है और यहाँ निक्की के शादी की खरीदारी में भी तुम्हारी मदद करनी होगी। जानवी ने अपना गम छुपाते हुए बोला, हाँ आंटी जी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। निक्की की मां ने बोला, नहीं बेटी, तुम भी हमें माँ ही बुलाओगी, तुम भी अब हमारे लिए निक्की जैसी ही हो। जानवी को एक अरसे के बाद परिवार का प्यार मिला था। जानवी समझ गई थी निक्की ने अचानक से उसे क्यों बुलाया था। निक्की के प्यार अपनापन से जानवी के मन में अपने प्यार के त्याग के लिए साहस बढ़ गया। जानवी वहां से थोड़ी देर बाद अपने घर पर चली गई। अगले दिन आयुष और निक्की के परिवार वाले भी वहां से विदा लेते हुए शादी की तैयारी के उद्देश्य से देहरादून आ गए। अब निक्की जानवी के साथ अक्सर खरीदारी करती, पर इन सब में आयुष और जानवी के मन में एक विरह की वेदना हमेशा रहती थी। शादी का कार्ड छपने थे। घर वालों ने पसंद के लिए आयुष और निक्की को बहुत से कार्ड के फोटो भेजे। निक्की ने आयुष से पसंद पूछी, पर आयुष ने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए बोल दिया, जो तुम्हें अच्छा लगे जानवी। जानवी का नाम सुन करके निक्की ने आयुष से बोला, मैं निक्की हूँ आयुष। आयुष थोड़ा सकपका गया और सॉरी बोला। सॉरी बोलते हुए वो मुंह से निकल गया। निक्की ने बोला, मुंह पर उन्हीं का नाम आता है जो दिल में हो। आयुष अपनी नजरें चुरा करके मोबाइल चलाते हुए बोला, क्या बोल रही हो निक्की? निक्की मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, खुद से झूठ बोल रहे हो आयुष? जो तुम कर रहे हो, हम तीनों खुश नहीं रहेंगे। तुम्हें पा करके भी मैं नहीं पा सकती, क्योंकि तुम जानवी के दिल में और जानवी तुम्हारे। आयुष आश्चर्य से जानवी को देखते हुए बोला, पर अब ऐसा नहीं है।
निक्की जानवी भी इस बात को समझ चुकी है। तुमसे वादा कर तुम्हें बीच राह में नहीं छोड़ सकता। निक्की आयुष का हाथ पकड़ करके बोली, कौन सा वादा? जिस वादे को तुम्हारा दिल कभी माना ही नहीं। तुम्हें बचपन से जानती हूँ, कुछ ना भी बोलो तो भी समझ जाती हूँ। आयुष अब अपनी उदासी को आंखों से बहने से नहीं रोक सका। तुम्हें जानवी जरूर मिलेगी। निक्की ने बोला, घर वालों को मैं समझा लूंगी। घर वालों को समझाना आसान नहीं था। आयुष और निक्की दोनों छुट्टी लेकर के घर गए और सबके सामने सारी बात कही। आयुष के घर वालों को समझाना मुश्किल था। जानवी का बलात्कार हुआ था, उस पर तेजाब से हमला हो चुका था। आयुष की तरह उसके परिवार का दिल बड़ा नहीं था। समाज के तानों के बारे में सोच करके वो लोग बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए थे। जानवी उन्हें पसंद थी, पर एक बहू के रूप में नहीं। निक्की ने उनके घर वालों को बहुत समझाया। आयुष के निर्णय की प्रशंसा करने के बजाय उसकी पसंद को ही गलत बोल रहे थे। निक्की ने आयुष की मां से बोला, आप भी एक औरत हैं, एक औरत के नजरिए से सोचिए। क्या जानवी का हक नहीं सामान्य जीवन जीने का, शादी करने का, खुश रहने का? निक्की की इसी प्रकार की कही बातों से उन सबकी सोच और निर्णय को बदलने पर मजबूर कर दिया। जानवी को निक्की ने फोन करके अपने घर देहरादून बुलाया और शादी के बारे में बताते हुए बोली, इस जन्म में आयुष तुम्हारा, पर अगले जन्म में आयुष को हम नहीं देंगे। जानवी और आयुष आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगे। दोनों की शादी रस्म रिवाज से हुई और इस शादी ने एक अलग मिसाल कायम की। जानवी का कन्यादान निक्की की मां और पिता ने किया था। उन्होंने जानवी को अपनी बेटी माना ही नहीं, बल्कि बेटी के लिए कर्तव्य भी पूरे किए। प्यार सच्चा होता तो चेहरे की सुंदरता मायने नहीं रखती है, बस दिल रखता है। जानवी अपने वकालत में इतनी कुशल थी कि जल्द ही सफलता और प्रसिद्धि मिलने लगी। जानवी बलात्कारी के खिलाफ और एसिड अटैक के खिलाफ लड़कियों के लिए बिना किसी शुल्क के केस लड़ती। राघव, जिसे निकिता निक्की की कहानी सुना रही थी, ने पूछा, निक्की का क्या हुआ? निकिता ने बोला, निक्की को दो ही लोगों से प्यार था, एक आयुष और दूसरा अपने देश से। उसने पूरा जीवन देश को समर्पित करने का सोचा और कभी शादी ना करने का फैसला लिया। प्यार तो एक तरफा मोहब्बत को कहते हैं, जो दोनों तरफ से हो उसे किस्मत कहते हैं। आयुष को पा करके भी अगर आयुष के दिल में जानवी हो तो उदास रहे, तो ऐसा प्यार को हासिल कर लेने से क्या लाभ, जिसमें अपने प्यार की खुशी ही ना प्यार को पाने से ज्यादा उसकी खुशी महत्व रखती है। आयुष और जानवी को साथ खुश देखना ही निक्की के लिए प्यार था और ऐसा प्यार वो आयुष के साथ हमेशा करती रहती है। राघव की तरफ देख करके निकिता ने बोला, समझे कुछ? अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ की डॉक्टर मेरी बचपन की सहेली है। अगर फिर से कुछ भी ऐसा आत्महत्या करने की कोशिश की तो अभी मेरे गुस्से नहीं देखा है तुमने। तभी वहां राघव को चेक करने डॉक्टर मधु आती हैं। डॉक्टर निकिता को देख बोलती हैं, क्या बात है मैडम, बिना काम के तो मिलती ही नहीं। निकिता ने बोला, हाँ काम ही ऐसा है। निकिता जाने लगी, तभी मधु ने आवाज दी, निकिता, ओ निक्की। निकिता नहीं सुन रही थी। तब मधु और पास जा करके बोली, मेरी बेटी का जन्मदिन है, कल तुम्हें आना है निकिता। निकिता ने आने को हाँ कहा। राघव ने जब डॉक्टर मधु के मुंह से निकिता को निक्की के नाम से बुलाते सुना तो वो समझ गया ये कहानी किसकी है। राघव ने जब डॉक्टर मधु के मुंह से निकिता को निक्की के नाम से बुलाते सुना तो वो समझ गया ये कहानी किसकी है। राघव इससे पहले ही कुछ कह पाता, निकिता वहां से जा चुकी थी। वो राघव के आंखों से ओझल हो गई थी। राघव के मन में निकिता की कहानी ने बहुत गहरा असर किया था। वो बार बार निक्की आयुष के ही बारे में सोच रहा था। उस पर निगरानी के लिए एक हवलदार तैनात ही उस पर जानलेवा हमले की शिकायत की गई थी। अगले दिन जब निकिता पुलिस स्टेशन पहुंची तो हवलदार एकदम से आया और डरते हुए स्वर में बताया कि राघव अस्पताल से भाग गया है। ये सुन करके निकिता को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें राघव से ऐसा करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने वहां तैनात हवलदार की जोरदार डांट लगाई। निकिता ने सबको बोला, जल्दी खोजो
उसे उसके घर राजन के यहाँ हर जगह कुछ भी हो जाए, वो अभी भी चाहिए यहाँ। निकिता सर पर हाथ रख करके चिंता में अपने कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में एक जानी पहचानी आवाज निकिता के कानों में पड़ी। निकिता मैम। निकिता ने जैसे ही सर उठा करके देखा तो राघव सामने खड़ा था। निकिता उसे देख करके आश्चर्य से बोली, कहाँ भाग गए थे अस्पताल से और अब यहाँ वापस भी आ गए हो? राजन को कुछ किया तो नहीं ना? राघव ने मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस अपने से हुए एक गलती की माफी मांगने गया था। निकिता ने बोला, तो तुम राजन के पास गए थे? राघव ने बताया, जी मैं उसके पास ही गया था। वो मुझे देख करके डर गया। मैं उसके पास गया और बोला, मैं बस तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरी इस गलती की तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, पर मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया है। सिया और तुम दोनों के प्यार को मैं समझने के बजाय अपनी एक जिद को प्यार समझ बैठा। ये नहीं सोचा सिया की खुशी किसमें है, वो क्या चाहती है। मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी तुम्हारे और सिया के बीच नहीं आऊंगा। सिया तुम्हारे प्यार से खुश है, बस वो खुश रहे, किसी के भी साथ हो। इतना बोल मैं अपने आप को आपके हवाले करने आया हूँ। निकिता ने कहा, तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीद थी। तभी राजन सिया के साथ राजन के पिता वहां आए। उन्होंने राघव के खिलाफ केस राजन के कहने से वापस ले लिया। जब राजन ने सिया को राघव के माफी मांगने वाली बात बताई तो सिया ने राजन से राघव को माफ करने को कहा। वो हमारा दोस्त है, उसे अपनी गलती का एहसास है। निकिता ने सभी बातों और सबके स्टेटमेंट ले करके साइन करा लिया और राघव को चेतावनी दे करके छोड़ दिया। राघव से कहा, नए सिरे से जीवन शुरू करो। राघव जब वहां से निकला उसकी सोच बदल चुकी थी। उसे बहुत आत्मविश्वास और जिंदगी के प्रति लगाव महसूस हो रहा था। अपने परिवार से मिल करके बहुत खुश हुआ। उसने भी अपने किए की माफी मांगी। कॉलेज में 12वें के पेपर का समय आने वाला था। राघव के पास इन सब घटनाओं के बाद बहुत कम समय था। वो मेहनत करके अपनी छवि को फिर से सफल बनाना चाहता था। वो कॉलेज जाता पर अब किसी से बात नहीं करता, बस क्लास और पुस्तकालय। यदि कहीं सिया और राजन दिख भी जाते तो राघव वहां से चला जाता। वो उन लोगों के पास भी नहीं जाता, ना बात करता। वो अपनी खुद से हुई दोस्ती से खुश था। पर सिया को ये सब बहुत अखरता था। राघव का नजरअंदाज करना उसे अच्छा नहीं लगता था। वो बचपन का दोस्त था। सिया जब भी बात करना चाहती पर राघव बस उसके पूछे बातों का जवाब देता और अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। परीक्षा खत्म हुई, सबकी छुट्टियां शुरू हुई पर राघव कहीं नहीं गया। छुट्टियों में बस परिवार के साथ समय बिताता। परीक्षा का परिणाम आया। राघव ने फिर से टॉप किया था। उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। राघव ने आगे की पढ़ाई कहीं दूसरे शहर में करनी चाहिए। राघव डॉक्टर बनना चाहता था। राघव ने देहरादून के एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा दी, जहां बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो गया और मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया। अब राघव को देहरादून जाना था। देहरादून जाने से पहले राघव निकिता से मिल करके धन्यवाद करना चाहता था, क्योंकि निकिता ने ही उसे सही रास्ता दिखाया था। राघव जाने से पहले निकिता से मिलने उनके घर गया। राघव ने जैसे ही डोरबेल बजाई, किसी महिला ने दरवाजा खोला। राघव ने अपना परिचय देते हुए निकिता से मिलने की बात बताई। उन महिला ने आवाज लगाई, निकिता मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। राघव को उन्होंने सम्मान सहित बैठाया। थोड़ी ही देर में निकिता आ गई। उन्होंने राघव को देख करके कहा, तुम यहाँ, सब ठीक तो है? राघव ने कहा, हाँ सब ठीक है, और ये ठीक आपकी वजह से है। राघव ने बड़ी सी तस्वीर जो चमकदार कागज से ढकी हुई थी निकिता की तरफ बढ़ाते हुए धन्यवाद कहा और अपने रिजल्ट के बारे में बताया। निकिता बहुत खुश हुई। तब राघव ने कहा, आपके कारण ही ये सब हो पाया। मैं निकिता और निक्की दोनों का धन्यवाद करने आया हूँ। तभी लगभग 3 साल की एक प्यारी सी लड़की मम्मी बोलती हुई आई और राघव को देख निकिता से लिपट गई। राघव को बहुत आश्चर्य हुआ। राघव ने कहा,
तो क्या निक्की ने फिर शादी कर ली? निकिता ने कहा, नहीं, पर उसने एक लड़की को गोद लिया है। अगर आप सक्षम हैं तो अनाथ आश्रम के किसी एक बच्चे को गोद जरूर लें और उन्हें शिक्षित करें। राघव निकिता से बहुत प्रभावित हुआ। राघव उनका धन्यवाद करके एक अच्छे भविष्य का सपना लिए वहां से चला गया और कभी पीछे न देखने का संकल्प लिए उस शहर छोड़ करके चला गया। देहरादून पहुंच करके उसने बहुत मेहनत की। अपनी मेहनत और लगन से वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। सिया और राजन के विषय में उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की। राघव के परिवार वालों ने बताया उन दोनों ने शादी कर अपना जीवन साथ बिता रहे हैं। राघव ने अपने भाई और परिवार को एक सम्मानजनक और सुखमय समय का एहसास कराया। राघव यदि अपनी जिद पर कायम रहता, राजन पर हमला करना और इसे सिया के लिए प्यार समझना, तो शायद आज वो इतना सफल नहीं होता, कहीं किसी जेल में बदनामी का समय काट रहा होता। समय के साथ राघव की माँ राघव की शादी के लिए अलग अलग रिश्ते राघव को दिखाती रही, पर राघव उन सभी को बिना लड़की देखे ही मना कर देता। राघव जितना गंभीर था, उसका भाई उतना ही शरारती। वो राघव से बोलता, भैया कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, जब तक आप शादी नहीं करोगे मेरा नंबर तो आएगा ही नहीं। राघव ने अपने छोटे भाई सौरभ के कान पकड़ते हुए कहा, जनाब पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी होगी आपकी शादी। क्या भैया आप भी? जब मैं आपके साथ होता हूँ तो लड़कियां मुझे नहीं आपको देखती हैं, और आप हो कि पलट करके देखते तक नहीं हो। ना जाने क्यों लड़कियों का दिल तोड़ देते हो। माँ के बार बार कहने पर वो एक पार्टी के दौरान रिश्ते के लिए एक लड़की उर्वशी से मिलने को तैयार हो गया। पार्टी बड़े से होटल में थी। अक्सर राघव को पार्टी बहुत उबाऊ लगा करते थे। वो पार्टी में पहुंच करके सबसे मिलने लगा, पर अभी वो लोग नहीं आए थे जिनसे राघव की माँ राघव को मिलाना चाहती थी। राघव हाथ में कोल्ड ड्रिंक की गिलास लिए एक पार्टी में एक तरफ चला गया। वहां लगभग पूरी एक दीवार की कांच बनी हुई थी, जहां से बाहर का सुंदर गार्डन साफ दिखाई दे रहा था। राघव ने देखा वहां एक छोटी बच्ची फूलों से तितली पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही वो तितली को हाथ लगाती वो वहां से उड़ जाती। राघव को पार्टी से ज्यादा वो दृश्य में दिलचस्पी थी। तितली न पकड़ पाने से वो बच्ची रोने लगी। तभी एक सादे रंग में एक लड़की आके उसे अपने गोद में उठा करके चुप कराने लगी। उस लड़की को देख राघव चौंक सा गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि सिया ही थी। तभी राघव को पीछे से किसी ने आवाज दी, एक्सक्यूज मी राघव। जैसे ही राघव पीछे मुड़ करके देखा, वहां सुंदर नीले रंग का गाउन पहने खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। गले में डायमंड की चेन और उसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। वो अपने नाम की तरह ही किसी अप्सरा की तरह खूबसूरत थे। उस लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय मैं उर्वशी। राघव ने हाय बोला। जैसे ही पीछे मुड़ करके उस बच्ची और उस लड़की को देखना चाहा, पर तब तक वो दोनों ओझल हो गए। राघव उर्वशी से बात करने लगा, पर उसके मन में यही चल रहा था, क्या वो लड़की सिया की थी। सब बातें करने के बाद घर के लिए चल दिए। कार में बैठ करके सौरभ के आने का इंतजार करने लगा। सौरभ थोड़ी देर में आया तो राघव ने पूछा, कहाँ थे? हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं। वो माँ और पिताजी को देख करके बोला, वो एक दोस्त मिल गया था, उसी से बात कर रहा था। फिर धीरे से राघव के कान के पास आकर के बोला, भैया आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। राघव सौरभ की तरफ घूरते हुए बोला, तुझे तो रोज तेरा प्यार मिल जाता है। सौरभ अपने गर्दन पर हाथ की अंगूठा और तर्जनी उंगली को मिला करके रखते हुए, कसम से इस बार सच्चा वाला प्यार मिला। राघव ने बोला, अच्छा तुझे हर बार हर लड़की से सच्चा प्यार हो जाता है। सौरभ उदास होते हुए बोला, क्या भैया मेरा प्यार आपको मजाक लगता है। राघव मुस्कुराते हुए बोला, नहीं मेरे मजनू, तेरा प्यार तो सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। राघव के माँ ने और पिताजी उर्वशी के विषय में पूछा। राघव ने बोला, ठीक है। माँ ने फिर पूछा, तो बात आगे बढ़ाई जाए। तभी सौरभ बोला,
हाँ माँ, भैया से क्या पूछती हो। राघव कुछ नहीं बोला। अगले दिन राघव अस्पताल पहुंचा तो अपने कंपाउंडर से मरीजों को अंदर भेजने को बोला। करीब 20 मरीजों के बाद एक लड़की, एक बड़ी उम्र की महिला और बच्ची के साथ अंदर आई। राघव उन्हें देखते ही पहचान गया, वो सिया थे। राघव सिया को देख करके बोला, सिया उस महिला को सहारा दे करके अंदर ला रहे थे। राघव के मुंह से अपना नाम सुन करके उसका ध्यान उस ओर गया। उसने राघव को कुछ देर ध्यान से देखा और बोली, राघव। राघव मुस्कुरा करके बोला, हाँ पहचान लिया। सिया बोली, हाँ अच्छा लगा तुम्हें एक ऐसे बड़े डॉक्टर के रूप में देख करके। राघव ने उन्हें बैठने को कहा और रिपोर्ट देखा। और रिपोर्ट सिया की सास जो उनके साथ आई थी उनकी थी। राघव ने कुछ टेस्ट लिखते हुए कंपाउंडर से कहा। वो टेस्ट के लिए ब्लड लेने को कहा। वो सिया की सास को वहां से टेस्ट के लिए ले गए। राघव ने सिया से पूछा, और तुम्हारे पति? सिया उदास होकर के बोली, वो 2 साल पहले राजन अपने पापा के साथ कार में मेरठ से दिल्ली आ रहे थे। रास्ते में बहुत बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई जिसमें राजन और पापा जी दोनों नहीं रहे। मम्मी जी को तभी हार्ट अटैक आ गया। बहुत मुश्किल से सब संभाला, पर मम्मी जी के दिल की बीमारी बढ़ती ही चली गई। वहाँ के डॉक्टर ने वहाँ दिखाने को कहा, इसलिए यहाँ आई हूँ। राघव ने पूछा, कहाँ रुकी हुई हो? तो सिया ने एक होटल का नाम बताते हुए बोला, यहीं रुकी हूँ। ये होटल वही वाला था जहाँ राघव पार्टी में गया था। राघव ने बोला, उनकी बीमारी गंभीर हो गई है, उन्हें यहाँ भी भर्ती करा देना। राघव ने जैसे कहा सिया ने वैसा ही किया। जब राघव एक रोज अस्पताल में घूमते हुए मरीजों को देख रहा था तब वो सिया की सास से मिला। उन्होंने बातों में बोला, मुझे सिया की बहुत चिंता रहती है। मेरी बीमारी में बहुत रुपए लग गए, मेरे बाद उसका कौन सहारा होगा? वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कितनी बार दूसरी शादी को बोला तो बोलती है, मैं अपनी बेटी के साथ ही खुश हूँ। कोई भी मेरी बेटी को उसके वास्तविक पिता समान प्यार नहीं दे सकेगा। तभी सिया वहां अपनी बेटी के साथ आई। सास से चल रही बात वहीं रुक गई। राघव ने सिया की बेटी के साथ बात करने लगा। उसने उससे नाम पूछा। उसने अपना नाम माही बताया। राघव जब घर गया उसके दिमाग में सिया के सास की बातें घूम रही थी। राघव को पता था कि उनकी सास के पास ज्यादा समय नहीं है। अपनी बीमारी के साथ वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकेंगे। राघव को ना चाहते हुए भी सिया की चिंता होने लगी। अगले दिन राघव सिया से मिला और कुछ जरूरी बात करना है बोल करके अपने केबिन में आने को कहा। राघव ने सिया के सामने अपने दिल की बात बताते हुए उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रस्ताव दिया। सिया ये सुन करके चौंक गई। वो बोली, मुझे दया नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी और राजन के यादों के साथ खुश हूँ। राघव ने कहा, ये दया नहीं, मेरा प्यार है। मैं पूरा निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पर मैं वादा करता हूँ, माही का अच्छा पिता बनूंगा, उसे पिता की सारी खुशियाँ दूंगा। मैंने तुम्हारी सास से भी इस विषय में बात की, जो भी फैसला हो बता देना। सिया की सास ने सिया से ये शादी करने को और घर बसा के खुश रहने को कहा। बहुत सोचने के बाद सिया शादी के लिए मान गई। राघव की मां ने राघव को समझाते हुए बोला, वो एक विधवा है और एक बच्ची की माँ भी। राघव ने बोला, तो क्या हुआ? माँ जीवन खत्म तो नहीं हो जाता, उसे भी हक है खुश रहने का। राघव ने अपनी बातों से सबको बहुत मुश्किल से मना लिया। उर्वशी से मिल करके सभी हालात समझा करके उससे माफी मांगते हुए एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उर्वशी के मन में राघव के लिए बहुत सम्मान उत्पन्न हो गया। सबके सहमत होने के बाद राघव ने सिया से शादी की और उसे उसकी बेटी को अपना लिया। सौरभ बोला, तो भैया इसलिए सब रिश्तों को मना करते थे। कुछ ही महीनों बाद सिया की सास अंतिम सांसें लेते हुए दूसरे लोक में चली गई। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।